So, contents to be covered for this session. What is virtualization? Its advantages, virtualization type, terminologies in virtualization, installation of VMware, Hyper-V, hypervisor. So, टेक्नोलॉजी बिहाइंड क्लाउड क्या है टेक्नोलॉजी? ये चीजें हम समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं पार्टिसिपेंट्स की हमारा जो वर्चुअलाइजेशन है वो होता क्या है। वर्चुअलाइजेशन से पर्पस क्या है? वर्चुअलाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ virtualization? तो basically virtualization is a technology. Virtualization is a method in which we can use our hardware resources, single physical hardware resources among multiple virtual machines. हम अपने हमारे पास एक हार्डवेयर रिसोर्स है जिसका अपना स्टोरेज है, रैम है, प्रोसेसर है, एंड वी वांट टू यूज दीज हार्डवेयर फुल्ली इन एफिशिएंट मोड। तो हम करते क्या, अगर हम अपनी इस हार्डवेयर रिसोर्सेज को मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच में क्या करें, शेयर कर पाए, या ऐसे समझे कि जब मल्टीपल मशीनें इसी सेम हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज करके और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करें, तो ये वर्चुअलाइजेशन के कारण हो पाता है। तो बेसिकली फिजिकल इन दिस टेक्नोलॉजी यू कैन इंटरेक्ट विथ एनी हार्डवेयर रिसोर्स विथ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। तो फिजिकल सर्वर्स कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, टेक्स अप स्टोरेज स्पेस एंड नीड मेंटेनेंस। तो होता क्या है, आपके सर्वर है, उसके आपका एक फिजिकल सर्वर है, उसके जो रिसोर्सेज हैं, जो उसके वैल्यूज हैं, जो काफ़ी ज़्यादा है, तो अब उसके ऊपर सिंपल एक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, कोई सिंपल एप्लीकेशन चल रहा है, तो ये रिसोर्सेज आप फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर हम इन्हीं रिसोर्सेज को बहुत सारे एप्लीकेशंस रन कराने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को चलाने के लिए यूज कर पाए, तो ये कहलाता है वर्चुअलाइजेशन। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं कि जैसे कि आप ऐसे समझें कि आपका कोई एक वर्चुअल मशीन है, आप जो है आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट की हुई है, आप एक सर्वर के ऊपर, आपके किसी एक सर्वर पे ईमेल सर्विस चल रही है, किसी एक मशीन पे, किसी पे आपका कोई जो है इंटरनेट सर्विस के थ्रू आप जो वेब सर्वर चला रहे हैं, या मल्टीपल सर्विसेज आप जो है अप्लाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि टेक्नोलॉजी जो इस क्लाउड के पीछे काम करती है वो इस तरह की है कि आप इसमें देखें कि वर्चुअलाइजेशन जो है वो आपके इस क्लाउड के टेक्नोलॉजी के पीछे जो है वो काम करता है। तो ये हमारा पुराना मेथड है या ट्रेडिशनल मेथड है वर्चुअलाइजेशन का, in which we can see कि here are multiple servers are used for different applications। तो ये एक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है, ये सारे अलग अलग हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे एक अपना एक इंडिविजुअल मशीन है, और इस मशीन के ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका अपना स्टोरेज है, और इसके ऊपर कोई एक एप्लीकेशन चल रहा है, और ये विंडोज वेब सर्वर IIS के लिए यूज हो रहा है। सेकंड, आपका सेम एक सर्वर है जिसका अपना हार्डवेयर रिसोर्सेज है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्टोरेज है, इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन चल रहा है, और ये एप्लीकेशन जो है वो सर्वर एप्लीकेशन सर्वर है, और लाइनिक्स की मशीन, लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे काम हो रहा है। ये आपका डेटाबेस सर्वर है जिसपे लाइनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, माई SQL सर्विसेज जो है वो डेटाबेस सर्वर के लिए काम किए जा रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स यूज हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए। तो अब क्या है कि ऐसे सिनेरियो में सपोज डेट कि अगर हमारा कोई एप्लीकेशन सर्वर जो मशीन है या जो सर्वर है वो किसी कारण से डैमेज होता है या डाउन हो जाता है, तो उसकी सर्विस क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और जो यूजर्स हैं जो किससे कनेक्टेड होते हैं वो इस सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो इसके जो कुछ प्रॉस और कॉन्स हैं हम उसको देखते हैं। इजी टू कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुलाइज, आपको इसको समझना जो है वो बहुत इजी होता है, फेयरली इजी टू डिप्लॉय, इजी डिप्लॉय, इसका डिप्लॉयमेंट जो है इस तरह के सर्वर्स अलग अलग सर्विसेज के लिए डिप्लॉय करना ईजियर होता है, इजी टू बैकअप लेना आसान है। Virtually any application service can be run from this type of setting। और इसके कौन से वाले पार्ट क्या है, तो एक्सपेंसिव टू acquire and maintain हार्डवेयर,
नॉट वेरी स्केलेबल। अगर आपको कुछ इसमें आगे कोई सर्विस बढ़ाना है, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ाने हैं, तो वहाँ पे आपकी स्केलेबिलिटी स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट, redundancy is difficult to implement, vulnerable to hardware outages, and in many cases processor is underutilized। अब क्या है कि वर्चुअलाइजेशन सर्वर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो वर्चुअल सर्वर कॉन्सेप्ट के अंदर हियर वी कैन सी कि ये हमारा हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये कोई सर्वर है, वर्चुअल फिजिकल सर्वर है, जिसके हार्डवेयर रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि आपका इसमें रैम है, सपोज इसमें जो है आपका 16 GB रैम का एक मशीन है, ऐसे समझते हैं। और इसमें जो है इसका स्टोरेज भी 1 TB है, और हार्डवेयर काफ़ी अच्छे अमाउंट में है। अब इसके ऊपर क्या होता है कि वर्चुअलाइजेशन की एक लेयर या हार्डवेयर के ऊपर एक वर्चुअलाइजेशन लेयर को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। और ये वर्चुअलाइजेशन लेयर जो है वो एक प्लेटफॉर्म बनाती है, जिसके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप क्या करते हैं, डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक वर्चुअल सर्वर का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें आप एक फिजिकल रिसोर्स जो आपके पास अवेलेबल है उसको आप कई सारे वर्चुअल मशीन्स के लिए शेयर कराते हैं। यानी वर्चुअल मशीन्स जो होती हैं जो इसके ऊपर बनेंगी, वो सभी उनका जो अपना स्टोरेज होगा, उनका जो रैम होगा, वो सभी कहाँ से शेयर होगा, वो फिजिकल स्टोरेज से होगा। तो यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे आपका हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्चुअलाइजेशन की लेयर होती है, एंड दिस लेयर इज यूज्ड टू इंस्टॉल different machines having different operating system. They will use storage, and you can execute multiple applications on that machine. तो इसी तरीके से यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, इस पे भी वर्चुअलाइजेशन की लेयर है, ठीक है। और इस लेयर पे भी आप वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके पहले वाला जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, उससे ये डिफरेंट होता है। तो उससे डिफरेंट होने से डिफरेंट क्या है कि उसमें आप एक एप्लीकेशन या एक प्रोग्राम या एक सर्विस के लिए एक फिजिकल हार्डवेयर यूज कर रहे थे, एक सर्वर को यूज कर रहे थे। बट वर्चुअलाइजेशन के केस में वी कैन सी कि हम जो है एक ही सर्वर या एक हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं वर्चुअल डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो virtualization is a technology that helps us to install different operating systems on a hardware। एक ही हार्डवेयर के ऊपर आप different operating system को इंस्टॉल कर सकते हैं। They are completely separated and independent from each other। और वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाली जो मशीनें होंगी वो एक दूसरे के साथ अलग अलग, ये अपने आप में सब अलग हैं, ठीक है। वो किसी मतलब कि वो अपना, जैसे आपका आपने एक हार्डवेयर लिया, आपके पास एक सर्वर है, उसके ऊपर आपने वर्चुअलाइजेशन लेयर को इंस्टॉल किया। उसके बाद आपने क्या किया कि कुछ वर्चुअल मशीन्स बनाई। एक वर्चुअल मशीन पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ किया दैट इज़ विंडोज़, दूसरी मशीन बनाई वो लिनक्स की बनाई, तीसरी मशीन बनाई इस पे आपका जो है वो कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट हो रहा। तो इस तरह से अलग अलग जो मशीनें बन रही वो अपने आप में सब क्या है, अलग हैं और इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो virtualization is broad term that refers to the abstraction of computer resources, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्लाउड का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपके इस वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही तय होता है, बनता है। तो क्लाउड सर्विसेज जो आप यूज कर पाते हैं या कर रहे होते हैं, तो ये वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही आप इसको यूज कर पा रहे हैं। वर्चुअलाइजेशन इज द टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ वर्चुअल version of something, for example an operating system, a server, a storage device और नेटवर्क रिसोर्सेज। तो आप किन किन चीज़ों को या किन किन पार्ट्स का जो वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम का कर सकते हैं, एक सर्वर को कर सकते हैं, एक स्टोरेज डिवाइस का कर सकते हैं, और या फिर नेटवर्क रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं उनका भी आप यूज कर सकते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू टू ट्रांसफॉर्म हार्डवेयर इनटू सॉफ्टवेयर। यानी इसमें ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है वर्चुअलाइजेशन जिसके अंदर आप अपने हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
तो हार्डवेयर मीन्स जो आपका हार्ड डिस्क, जो आपका सर्वर है, फिजिकल हार्डवेयर है, उसको आपने क्या किया, उसको वर्चुअल मशीनें बनाई, और वो वर्चुअल मशीनें जो यूज कर रही हैं वो वर्चुअल मशीनें सॉफ्टवेयर है, और वो आपके इस हार्डवेयर को यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपका हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। Virtualization enables you to run multiple applications and operating system independently on a single server. Encapsulation of operating system, application, storage, etc. Where files, one server can have more than one virtual servers. एक सर्वर है, उसके ऊपर आप एक से ज्यादा वर्चुअल सर्वर्स बना सकते हैं, ठीक है। एक वन सर्वर फॉर वन फिजिकल सर्वर, ठीक है। अ वर्चुअल मशीन कैन बी सर्विस्ड बाय वन और मोर होस्ट। एक वर्चुअल मशीन जो आप बनाते हैं वो एक से कई ज्यादा यूजर्स को अपनी सर्विस दे सकती है। वर्चुअल मशीन कैन स्टिल refer to be their function. Host can be added or removed for maintenance services, scalability, user of server templates, migration. तो यू कैन सी कि ये वर्चुअलाइज्ड स्टैक है। इसमें सबसे पहले जो पार्ट है दैट इज योर हार्डवेयर, फिजिकल हार्डवेयर। इस हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल है, और इस हाइपरवाइजर के कारण आप डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर पाते हैं, और डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो सभी अलग अलग या सेम तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जो है वो यूज करते हैं, और इनके ऊपर अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस को आप रन करा पाते हैं। तो ये वर्चुअलाइज्ड स्टैक है। Virtualization hides the physical characteristics of computing resources from their users। और जो यूजर है उनको ये नहीं पता है कि हार्डवेयर रिसोर्सेज जो हैं वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपकी क्या है, ठीक है। their application or end users, this includes making a single physical resources such as server, an operating system, an application or a storage device appear to function as a multiple virtual resource है। तो सिंगल आपके पास जो सिंगल फिजिकल रिसोर्स है वो आपके मल्टीपल वर्चुअल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाता है, और मल्टीपल यूजर्स जो हैं उनको यूज कर पाते हैं। It can also include making multiple physical resources such as storage devices or servers appear as a single virtual resource. So virtualization is often the creation of many virtual resources from one physical resource। आप एक फिजिकल रिसोर्स से कई सारे वर्चुअल रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। The creation of one virtual resource from one or more physical resource. Advantages of virtualization, तो क्या क्या है, तो यूजिंग वर्चुअलाइजेशन फॉर इफिशिएंट हार्डवेयर यूटिलाइजेशन। तो इससे क्या होता है कि वर्चुअलाइजेशन इम्प्रूव्स हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज्ड इन योर डेटा सेंटर। आपके डेटा सेंटर में जो आपका हार्डवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप इसको वर्चुअलाइजेशन करके या वर्चुअलाइज करके इसका सही यूज कर सकती हैं, ठीक है। आप अगर आपके एक सर्वर पे कोई एक कंप्यूटर सिस्टम आपका जो हार्डवेयर है वो किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज हो रहा है या किसी एक एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका वर्चुअलाइजेशन करके आप इसको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाली मशीनों को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ वर्चुअल सर्वर पूल ऑन द सेम कंप्यूटर सिस्टम बाय यूजिंग एंड रिटर्निंग सर्वर्स टू द पूल एज रिक्वायर्ड। तो इस तरह से आपका जो हार्डवेयर है उसका आप फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजिंग वर्चुअलाइजेशन टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी का मतलब कि आप जो अवेलेबिलिटी है आपका आपने वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर रखी हैं, अगर आपका एक मशीन डाउन है तो आप दूसरे मशीन पे आपका माइग्रेट हो जाता है और आपकी सर्विसेज आपको हमेशा मिलती रहती हैं। डिजास्टर रिकवरी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है कोई जो है आपकी मशीनों में से रिलेटेड, तो आप के पास जो है वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल हैं जो आपकी डिजास्टर रिकवरी को के थ्रू आपको जो बैकअप दे रिडंडेंसी प्रोवाइड करते हैं। सेव एनर्जी, डिप्लॉइंग सर्वर्स टू फास्ट, सेव स्पेस इन योर सर्वर रूम और डेटा सेंटर। तो आपके डेटा सेंटर का स्पेस भी कम होता है बिकॉज आपको मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए मल्टीपल अलग अलग फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं हो रही है। यहाँ पे आप एक सिंगल फिजिकल सर्वर पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को यूज करके आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज कर पाते हैं। अब आती है टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो कौन कौन से हमारे वर्चुअलाइजेशन होते हैं, सर्वर वर्चुअलाइजेशन, क्लाइंट एंड डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, सर्विस एंड एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। तो ये दीज आर द टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन।
तो फर्स्ट टाइप इज सर्वर वर्चुअलाइजेशन। तो सर्वर वर्चुअलाइजेशन, it is a virtualizing your server infrastructure where you do not have to use any more physical servers for different purposes। तो आपको अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग फिजिकल सर्वर का यूज नहीं करना पड़ेगा। इसमें आप एक फिजिकल सर्वर कर लेते हैं, उसको वर्चुअलाइजेशन के थ्रू आप उस पर क्या करते हैं, एक ही सर्वर के ऊपर आप मल्टीपल ओएस वाली मशीनें बना सकते हैं और उस पर डिफरेंट एप्लीकेशंस भी रन करा सकते हैं। तो दिस इज योर क्लाइंट सर्वर क्लासिक सर्वर इंस्टॉलेशन। तो इन दिस केस क्लासिक सर्वर इंस्टॉलेशन में ये आपका हार्डवेयर, इसके ऊपर आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है जो बेसिकली आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। दीज आर द एग्जाम्पल फॉर क्लासिक सर्वर इंस्टॉलेशन। तो आपका एक फिजिकल मशीन है, इस जिसमें आपका स्टोरेज है, रैम है, सीपीयू है, तो डिफरेंट चिपसेट्स हैं, एनआईसीज हैं, और इस हार्डवेयर रिसोर्स के ऊपर आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। सपोज योर विंडोज, इफ यू आर यूजिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर there are multiple applications रनिंग। तो वहां पे कोई अपने, जैसे अगर आप सपोज डेट कि ये आपका वेब सर्वर है, तो इस वेब सर्वर के लिए आपके पास एक फिजिकल हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर के ऊपर आप, अगर आप इफ यू वांट टू यूज IIS वेब सर्वर, तब आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना होगा। और इफ यू वांट टू यूज अपाची वेब सर्वर, तो आपको इसके लिए यहाँ पे लिनक्स वेब सर्वर यूज करना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके फिर उस पर आप वेब सर्वर की सर्विस को इंस्टॉल करते हैं एंड देन कॉन्फ़िगर द सर्विस एंड देन आपका वेब सर्वर रेडी हो जाता है। तो दिस इज द क्लासिक सर्वर इंस्टॉलेशन मेथड। बट वर्चुअलाइज सर्वर इंस्टॉलेशन, इसमें होता क्या है कि इन दिस सिनेरियो देयर इज अ फिजिकल हार्डवेयर डिवाइस। आपके पास एक फिजिकल हार्डवेयर है। इस फिजिकल हार्डवेयर पे वी विल नॉट इंस्टॉल डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करते। फर्स्ट वी विल इंस्टॉल अ VMware वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइजर। हम क्या करते हैं, वर्चुअलाइजेशन की एक लेयर, ठीक है, तैयार करते हैं। और वर्चुअलाइजेशन की लेयर जो तैयार होती है वो किसकी हेल्प से होती है, हाइपरवाइजर। तो ये हाइपरवाइजर क्या है, आगे अभी स्लाइड्स में वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो फिजिकल डिवाइस या फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर फर्स्ट वी विल इंस्टॉल hypervisor. Hypervisor will help you to install different virtual machines having different operating systems। ठीक है, और ये सारे जो वर्चुअल मशीनें बनेंगी जिनका अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, उन सभी को हार्डवेयर कहाँ से मिल रहा है, उनकी फिजिकल रिसोर्स, जो मेन सर्वर वाली मशीन है, जो मेन बेस मशीन है, उससे वो अपना हार्डवेयर क्या कर रहे हैं, शेयर करते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर वर्चुअलाइज सर्वर इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट इज क्लाइंट एंड डेस्कटॉप virtualization. So client and desktop virtualization, this is similar to server virtualization, but this time is on the user side where you virtualize their desktop। वहाँ पे उनको आप क्या देते हैं, डेस्कटॉप का वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैव जो कि आपके नॉन टेक्निकल स्टाफ हैं उनके पास, तो वो क्या करते हैं, वो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग जो डेस्कटॉप को यूज करते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं कि डेस्कटॉप का वर्चुअलाइजेशन, डेस्कटॉप को वर्चुअलाइज करके यूज कराते हैं। तो एक कस्टमर सर्विस टीम दैट रिक्वायर्स अ डेस्कटॉप कंप्यूटर विथ विंडोज 10 एंड कस्टम रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के साथ आप उनको उनका डेस्कटॉप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन to actually you can use desktop virtualization to run these different desktop operating systems on virtual machines। आप क्या करते हैं, डिफरेंट डेस्कटॉप को, ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअल मशीन पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो these machines is known as thin client। मैम सर्विसेज, अगर जनरली आप वर्चुअलाइजेशन बोलो तो बस
विद रिस्पेक्ट टू ये होता है कि एक हार्डवेयर ले लिया, उसमें हम्म, डिफरेंट सिस्टम्स रन कर रहे हो आप, वही है ना हम्म। मतलब हाँ इनडायरेक्टली? जी, हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी जो है आपने जो बताया वो बिल्कुल सही, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि जैसे अभी हमने एक फिजिकल डिवाइस लिया या मशीन लिया, जैसे सपोज दैट यू इफ यू हैव अ लैपटॉप, तो आपके पास एक लैपटॉप है, वो भी आपका एक फिजिकल डिवाइस है। अब क्या है कि इसके ऊपर आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे, ठीक है, तो वर्चुअल ठीक है। मशीन आप डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप अपने डेस्कटॉप पे वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो उससे पहले आपको एक वर्चुअलाइजेशन की लेयर क्रिएट करनी होगी, ठीक है। तो वो वर्चुअलाइजेशन की लेयर क्रिएट कैसे होगी, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, एक हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करते हैं। ओके। हाइपरवाइजर मींस लाइक योर ऑरेकल वीएम बॉक्स। अगर आप ऑरेकल का वर्चुअल मशीन मैनेजर यूज करना चाहते हैं या ऑरेकल का वीएम बॉक्स यूज करना चाहते हैं, तो आपको पहले क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, ऑरेकल वीएमएम। तो ऑरेकल का आप एक हाइपरवाइजर, आपने एक हाइपरवाइजर को पहले इंस्टॉल किया, देन उस हाइपरवाइजर की हेल्प से वो एक आपको प्लेटफॉर्म बनाएगा, और देन उस प्लेटफॉर्म पे आप क्या कर पाएंगे, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर पाएंगे। क्लियर? ठीक है। ओके। तो ये चीजें क्या, अभी डेस्कटॉप, अभी क्या है, डेस्कटॉप है, कहीं पे हमारा एक क्लाउड है, हमारा एक डेटा सेंटर है, वहां पे हमने क्या किया कि जो है जो विंडोज 10 है या विंडोज जो हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको डेस्कटॉप यूज करना है, उनको फिजिकल रिसोर्सेज वगैरह ये सब पूरी सिस्टम की जरूरत नहीं है, तो वी कैन शेयर देम डेस्कटॉप इन अ वर्चुअलाइज मोड। तो हम डेस्कटॉप का वर्चुअलाइजेशन करके उनको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे वी कैन सी कि हम इसी तरीके से एप्लीकेशन का भी वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं, कि एप्लीकेशन कहाँ पे है, वो हमारे मेन सर्वर पे है, ठीक है। और उस मेन सर्वर पे हमने क्या किया, एप्लीकेशन का वर्चुअलाइजेशन किया, जिसके थ्रू क्या हुआ, वो एप्लीकेशन जो है मल्टीपल यूजर्स के पास, ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशंस मल्टीपल यूजर के पास क्या होती है, प्रोवाइड हो पाती है। तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी isolates applications from the underlying operating system। जो ये आपका underlying operating system है, ये इससे ये अलग है, ये कोई इससे इनका कोई लेना देना नहीं, इंडिविजुअल, ये अलग इंडिपेंडेंट फॉर्म में है। एंड फ्रॉम अदर एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज compatibility एंड मैनेजेबिलिटी। तो जैसे आपका डॉकर है, वो कैन बी यूज फॉर दैट पर्पज। आपका डॉकर जो है इस काम के लिए यूज किया जाता है, जिसपे आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को आप रन करा पाते हैं, और जो है वो अपने क्लाइंट को या क्लाउड पे जो है आप प्रोवाइड कर पाते हैं। तो एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन पुल आउट द फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन टू रन ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम अदर देन द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर विच दे वेयर डिजाइन। तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज यूजर कैन रन अ माइक्रोसॉफ्ट विंडो एप्लीकेशन ऑन अ लाइनेक्स मशीन विदाउट चेंजिंग द मशीन कॉन्फ़िगरेशन, तो वो ऐसा कर पाए, ठीक है। थर्ड इज नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। अब यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बिकॉज पार्टिसिपेंट्स पहले भी क्रिएट आवर ओन वर्चुअल मशीन, तो वहाँ पे हमको जो है ना ये नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन वगैरह यूज करना होगा। तो व्हाट इज द नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, तो ये आपके वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसमें सपोज ये आप देख रहे हैं कि आपके पास इन दिस सिनेरियो देयर आर टू फिजिकल NICs। यहाँ पे आपके पास दो फिजिकल NIC अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इस दोनों फिजिकल NIC को आप क्या करते हैं, एक वर्चुअल स्विच क्रिएट करते हैं। वर्चुअलाइजेशन का यूज करके हम वर्चुअल स्विचेस क्रिएट कर पाते हैं। अब आपको ये पता है कि आप अपने NIC को क्या करते हैं, अगर स्विच से कनेक्ट करते हैं, और फिर वो स्विच जो है वो यूज कर सकते हैं, आप उस स्विच से आप मल्टीपल डिवाइसेस को भी कनेक्ट करते हैं। तो आपने क्या किया कि आपने अपने फिजिकल NIC को एक वर्चुअल स्विच से कनेक्ट किया, और इसी स्विच से फिर क्या कनेक्ट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स भी कनेक्ट हो सकते हैं। और फिर ये क्या करेंगे कि आपके एक NIC का यूज आपने कई सारे मशीनों को जो है कनेक्ट करने के लिए
प्रोवाइड कर दिया। तो हियर वी कैन सी कि यहाँ पे दो फिजिकल नेटवर्क अडेप्टर्स हैं, इनको वर्चुअल स्विचेस से कनेक्ट किया गया और ये वर्चुअल स्विचेस के थ्रू आपके वर्चुअल नेटवर्क अडेप्टर्स क्रिएट हुए। ये वर्चुअल अडेप्टर्स है, नीचे वाले जो दोनों हैं ये फिजिकल है, बट ये वर्चुअल अडेप्टर्स हैं और ये वर्चुअल नेटवर्क अडेप्टर्स भी आपकी इस वर्चुअल स्विचेस से कनेक्ट होंगे। और इस वर्चुअल अडेप्टर्स जो आपके दिख रहे हैं ये अलग अलग वर्चुअल मशीन्स में यूज किए जा रहे हैं। तो अभी आप यू कैन सी कि आपके इस दो फिजिकल हार्डवेयर जो फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है NICs हैं, उनसे आप क्या कर पा रहे हैं, 4 मशीनें। इन दिस एग्जाम्पल वी कैन यूज 4 वर्चुअल मशीन्स। तो आपके 4 NICs बन आपको दिख रहे हैं और ये चारों NICs जो हैं वो अलग अलग के में यूज हो रहे हैं और इनको भी नेटवर्क से कनेक्ट करा रहे हैं। Okay, so it is a part of virtualization infrastructure which is used specifically for you are going to visualize your servers. It helps you in creating multiple switching. इससे आप multiple switch बना सकते हैं, multiple switching बना सकते हैं, multiple VLANs create कर सकते हैं, netting का purpose कर सकते हैं, netting for translation private IP into public IP. तो आप virtualization का आप डिफरेंट जो काम आप फिजिकली करते हैं वही काम आप वर्चुअलाइजेशन में भी कर पाएंगे जबकि आप वर्चुअलाइजेशन लेयर को यूज कर रहे हैं। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, सपोज दैट यू हैव मल्टीपल स्टोरेज, आपके पास बहुत सारा स्टोरेज अवेलेबल है। आप क्या करेंगे कि हम इसका एक पूल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसको पूल को क्रिएट करके फिर हम एक सेंट्रलाइज्ड टाइप का स्टोरेज बनाते हैं और फिर इसको जो है वर्चुअल मशीन्स को जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो दिस इज वाइडली यूज्ड इन डेटा सेंटर्स where you have a big storage and it helps you to create, delete, allocated storage to different hardware. तो स्टोरेज का यूज हम कहाँ कहाँ पे करेंगे, हमें जहाँ पे स्टोरेज हार्डवेयर मशीन है वहाँ पे किसी को स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे हम इनको स्टोरेज प्रोवाइड कर पाते हैं। तो दिस एलोकेशन इज डन थ्रू नेटवर्क कनेक्शन। तो ये जो एलोकेशन हो रहा है स्टोरेज का वो किसके थ्रू होता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी के थ्रू या नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू हो पाता है। तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन combines the functions of physical storage device such as network attached storage NAS और SAN। ये चीजें हम आगे भी देखेंगे क्या होता है NAS और SAN। तो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज हो या फिर आपका स्टोरेज एंड एरिया नेटवर्क हो जिसको आप SAN भी कहते हैं, तो इन सभी का यूज आप क्या कर पाते हैं, वर्चुअलाइजेशन के थ्रू आप अपने फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस को जो है प्रोवाइड कर पाते हैं। यू कैन पूल द स्टोरेज हार्डवेयर इन योर डेटा सेंटर, ठीक है। आप स्टोरेज पूल का यूज हार्डवेयर जो आपका स्टोरेज हार्डवेयर है उसका आप डेटा सेंटर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम करते इसमें स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में होता क्या है कि स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन यूजेस ऑल फिजिकल डेटा स्टोरेज एंड क्रिएट्स अ large unit of virtual storage that you can assign and control by using management software। तो आप जो है मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस को कलेक्ट करते हैं, तो ये फिजिकल स्टोरेज को आप कलेक्ट करते हैं, फिर उसको आप कलेक्ट करके क्या करते हैं, कलेक्ट करके इनका हम क्या करते हैं, लार्ज यूनिट ऑफ वर्चुअल स्टोरेज का क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं पूल A, पूल B, पूल C हमने क्रिएट किया, ये आपका वर्चुअल स्टोरेज है। और फिर ये वर्चुअल स्टोरेज जो पूल A, पूल B, पूल C है, ये SAN या NAS के थ्रू आप जो अलग अलग वर्चुअल सर्वर्स हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। Storage virtualization is the process of presenting a logical view of the physical storage resources to a host computer system, treating all storage media, hard disk, optical disk, tape drives, etc. in the enterprise as a single pool of storage. Next is what is hypervisor. Hypervisor क्या होता है? तो hypervisor is also known as VMM for virtual machine monitor or virtual machine manager।
तो इज अ सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट्स एंड रन वर्चुअल मशीन्स। तो ये हाइपरवाइजर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है, जिसको आप वर्चुअल मशीन मॉनिटर या मैनेजर भी कहते हैं। तो इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि आप जब अपने फिजिकल सर्वर के ऊपर हाइपरवाइजर को इंस्टॉल कर देते हैं तो ये आपको एक लेयर प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ऑन विच प्लेटफॉर्म यू कैन क्रिएट मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, जिसपे आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को बना पाते हैं। इसके अलावा ये जो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट होती हैं उनको मॉनिटर करना, मैनेज करना, उनका कंट्रोलिंग, ये सारा जो काम है वो हाइपरवाइजर के ही थ्रू होता है, ठीक है। तो अ हाइपरवाइजर अलाउज वन होस्ट कंप्यूटर to support multiple guest VMs by virtually sharing its resources such as memory and processors। तो हाइपरवाइजर का पर्पस क्या है कि इसके थ्रू, हाइपरवाइजर के ही कारण आप अपने एक होस्ट कंप्यूटर सिस्टम पे मल्टीपल गेस्ट वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर पाते हैं, जो कि जो वर्चुअल मशीनें हैं ये वर्चुअली आपके फिजिकल रिसोर्सेज को, जो से कि आपकी मेमोरी हुआ, प्रोसेसर हुआ, स्टोरेज हुआ, इनको क्या कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। जो वर्चुअल मशीनें बनती हैं उनको भी एक स्टोरेज चाहिए, उनको भी मेमोरी चाहिए, ठीक है। तो उनको ये चीजें कहाँ से मिलती हैं, जो फिजिकल मशीन है, जिसका फिजिकल स्टोरेज है, फिजिकल प्रोसेसर है, फिजिकल रैम है, उससे ये क्या करते हैं, हाइपरवाइजर के थ्रू क्या करवाते हैं, शेयर कर पाते हैं। क्लियर। तो a hypervisor is a thin software layer that intercepts operating system calls to the hardware, ठीक है। It is also called the VMM, virtual machine monitor. It creates a virtual platform on the host computer on top of which multiple guest operating system are executed and monitored। तो इनका काम मशीनों, वर्चुअल मशीन, इन्हीं के कारण, हाइपरवाइजर के ही कारण आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर पाते हैं। जो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट होती हैं उनको कोई हार्डवेयर से कॉल करना, हार्डवेयर की ज़रूरत है तो भी उसके लिए मैनेज करना, उस हार्डवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल कराना हाइपरवाइजर का टास्क है। हाइपरवाइजर का टास्क, इसके अलावा जो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट हो रही हैं उनको मॉनिटर करना, मैनेज करना, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको देखना, ये सारा कुछ जो टास्क है वो आपके हाइपरवाइजर से ही रिलेटेड है। तो हाइपरवाइजर्स आर टू टाइप्स, दो तरह के हाइपरवाइजर्स अवेलेबल होती हैं। फर्स्ट वन इज नेटिव और बेयर मेटल हाइपरवाइजर, जिसको आप टाइप 1 हाइपरवाइजर भी कहते हैं। एंड द सेकंड इज होस्टेड हाइपरवाइजर और टाइप 2 हाइपरवाइजर। क्लियर। तो दो तरह के हाइपरवाइजर मिलेंगे। जो पहला है दैट इज टाइप 1 हाइपरवाइजर, दिस इज आल्सो नोन एज अ बेयर मेटल हाइपरवाइजर। सेकंड टाइप इज होस्टेड हाइपरवाइजर और टाइप 2 हाइपरवाइजर। तो दो तरह के हाइपरवाइजर। तो फर्स्ट इज बेयर मेटल नेटिव टाइप 1 हाइपरवाइजर। तो व्हाट इज नेटिव बेयर मेटल टाइप 1 हाइपरवाइजर? तो इन दिस टाइप ऑफ हाइपरवाइजर होता क्या है कि आपके ये जो हाइपरवाइजर है, जो आपका एक छोटा लेवल का सॉफ्टवेयर है, ये करते क्या है, इसमें आप जो हैं, आप इस सॉफ्टवेयर को सिम से डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर, ठीक है, एग्जीक्यूट कराते हैं या इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले आपके पास एक फिजिकल सर्वर, ठीक है, फिजिकल सर्वर जिसमें आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक योर NICs, लाइक योर रैम, हार्ड डिस्क वगैरह कनेक्टेड हैं। तो उसके ऊपर आपने क्या इंस्टॉल किया, हाइपरवाइजर को इंस्टॉल किया, ठीक है। अब इस हाइपरवाइजर का जो इंस्टॉल हुआ वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो उनके ऊपर आप ऑरेकल, VM, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी, माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप यूज कर रहे हैं तो हाइपर वी, VMware, ESX, VMware का अगर यूज कर तो ESX एंड ज़ेन सर्वर। तो ये ज़ेन, ये सारे क्या है, हाइपरवाइजर टाइप 1 वाले हैं। इनमें से जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह का आप इंस्टॉल करते हैं हाइपरवाइजर। देन जब ये हाइपरवाइजर डायरेक्टली आपके हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल हो जाता है तो ये जो हाइपरवाइजर है या जो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना, ये हाइपरवाइजर टाइप 1 वाले होते हैं जो डायरेक्टली आपके हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होते हैं। जब हाइपरवाइजर इंस्टॉल हो गया देन यू कैन क्रिएट डिफरेंट मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स हैविंग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब जब आपका ये हाइपरवाइजर
इंस्टॉल हो गया, देन आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले अलग अलग और एक से ज़्यादा वर्चुअल मशीन में बना पाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन अ सेपरेट लेवल अबव द हाइपरवाइजर। अब ये जो हाइपरवाइजर के ऊपर ये आपने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मशीनें तैयार करी हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, या आपका ये चूंकि आपने इसको हाइपरवाइजर के ऊपर इंस्टॉल किया है तो ये इट इज आल्सो कॉल्ड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो सेपरेट लेवल हाइपरवाइजर के अलग अलग लेवल के ऊपर रन कर रहे होते हैं। ऑल ऑफ देम हैव अ वर्चुअल मशीन मैनेजर, और उन सब के पास क्या होता है, वीएमएम वर्चुअल मशीन मैनेजर होता है। तो इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, एग्जांपल ऑफ दिस वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर आर Oracle VM, Microsoft Hyper-V, VMware ESX and Xen. So these are the examples of bare metal type 1 hypervisor. तो डेटा सेंटर वगैरह में जहाँ पे डेटा सेंटर है, कोई इंटरप्राइज लेवल पे है, तो वहाँ पे आपका टाइप 1 हाइपरवाइजर ही यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट इज होस्टेड हाइपरवाइजर और टाइप 2 हाइपरवाइजर। तो दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर। इसमें हम करते क्या हैं कि फर्स्ट लेयर जो है या जो पहला लेवल है दैट इज योर हार्डवेयर। आपका हार्डवेयर है जिसमें आपका प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, हार्ड डिस्क जिसको आप कहते हैं, और एनआईसीज, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके ऊपर, इस हार्डवेयर के ऊपर क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज, लिनक्स, मैक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फिर आप हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करते हैं, यानी हाइपरवाइजर अब आपके थर्ड लेयर पे है। ठीक है, एंड इन बेयर मेटल और टाइप 1 आपका हाइपरवाइजर क्या था, डायरेक्टली आपके फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल था। बट इन द केस ऑफ टाइप 2 हाइपरवाइजर, आपका हाइपरवाइजर हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली इंस्टॉल ना होके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होता है। क्लियर, और इसके बाद जब आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लेते हैं, देन यू आर एबल टू क्रिएट मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स हैविंग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया टाइप 1 एंड टाइप 2 में। टाइप 1 जो है वो डायरेक्टली आपके हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल्ड होते हैं, बट टाइप 2 हाइपरवाइजर आर नॉट डायरेक्टली इंस्टॉल्ड ऑन हार्डवेयर, इट इज इंस्टॉल्ड ऑन अंडरलेइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल होगा, एंड देन यू कैन क्रिएट मल्टीपल वीएम्स। ओके, तो होस्टेड हाइपरवाइजर के नाम से भी ये जाना जाता है। तो अगर ये इनका यूज जो है आप डेटा सेंटर लेवल में बहुत रेयर होता है, बट इन एजुकेशन सेंटर या फिर जहाँ पे आप वर्चुअलाइजेशन सीख रहे होते हैं, तो वहाँ के लिए आप टाइप 2 हाइपरवाइजर आपके लिए बेहतर होता है। तो इन मे बी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके अपनी मशीन में आपका कोई हाइपरवाइजर आपने इंस्टॉल किया होगा। तो जब आप अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप के कोई हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं, तो वो हाइपरवाइजर आपका लेयर 2 या टाइप 2 हाइपरवाइजर की कैटेगरी में आता है। क्लियर, क्योंकि आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है, उसमें सबसे पहले आपका हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर के ऊपर आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज नोन एज होस्ट मशीन या होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और इस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर when you install hypervisor and then when you create multiple operating systems virtual machines, तो ये virtual machine गेस्ट ऑफ मशीन्स कहलाते हैं। क्लियर, तो होस्ट कौन है, जो आपका बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम वाला लैपटॉप है या डेस्कटॉप है जिसके ऊपर आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप कोई हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करते हैं, एंड देन यू क्रिएट सम मशीन on this using this hypervisor, और वो हाइपरवाइजर पे जो वर्चुअल मशीन बनती हैं वो मशीनें गेस्ट मशीन्स कहलाते हैं। क्लियर, तो ये क्लियर है पार्टिसिपेंट्स आप लोगों को, गेस्ट और सॉरी टाइप 1 एंड टाइप 2 हाइपरवाइजर। Yes, ma'am. ओके, तो here you can see कि first is
हार्डवेयर सर्वर, देन ओएस इंस्टॉल्ड ऑन दिस हार्डवेयर, इस हार्डवेयर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया, एंड देन एक हाइपरवाइजर टाइप 2 टाइप का इंस्टॉल किया गया, लाइक VMware सर्वर एंड वर्क स्टेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल पीसी, KVM, QEMU एंड पैराडाइज। तो ये सारे तरह के जो आपके हाइपरवाइजर्स के नेम आप देख रहे हैं टाइप 2 में आते हैं। इसके बाद इनकी हेल्प से हम वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं, और इन वर्चुअल मशीन्स पे आपके अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे OS1, OS2 एंड OS2 मीन्स ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम सेम OS को ये दोनों वर्चुअल मशीन्स आपके सेम OS को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर एप्लीकेशंस चल रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर्स, VMware प्लेयर, ये होस्ट OS है, ठीक है, ये आपका टाइप 2 वाला है, और ये आपका टाइप 1 है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज यूज्ड फॉर और द एग्जांपल ऑफ टाइप 2, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका एक हार्डवेयर, इस हार्डवेयर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हाइपरवाइजर, ठीक है, और इस हाइपरवाइजर देन एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और उसके ऊपर एप्लीकेशंस। तो एग्जांपल्स फॉर दिस टाइप ऑफ हाइपरवाइजर्स, VMware प्लेयर, Sun VirtualBox, VMware Workstation, QEMU, Microsoft Virtual PC, KVM, ठीक है। Now bare metal, for bare metal you can see कि this is your hardware, and on that hardware hypervisor is installed, and on using this hypervisor we can create multiple virtual machines having different operating systems or same operating systems, and then applications are installed on that virtual machines. तो example क्या क्या है इसके, VMware, ESX, Microsoft Hyper-V, Zen. Now we will discuss about some virtualization टेक्नोलॉजी। तो इसमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे आपका पहला है लाइव माइग्रेशन। व्हाट इज लाइव माइग्रेशन? तो लाइव माइग्रेशन से क्या होता है, इसको ऐसे समझते हैं। सपोज दैट इन योर डेटा सेंटर, आपके पास क्या है कि आपके डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर में आपका जो है वो मल्टीपल तो वर्चुअल इसमें आपकी वर्चुअल मशीन्स क्रिएटेड हैं, बहुत सारी वर्चुअल मशीन है जो अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज किए जा रहे हैं ठीक है। तो आपका क्या है कि वहां पे आपका किसी होस्ट जो फिजिकल सर्वर है उसके ऊपर आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, वो वर्चुअल मशीन जो है वो किसी कारण से जो है वो डाउन होने जा रही है, या फिर आप उसको जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो व्हेन यू वांट टू मूव your virtual machine from one physical host server to another, so this process is this technology is known vMotion ठीक है vMotion। So using vMotion is VMware's technology that enables a virtual computer to be moved from one physical host server to another। यानी vMotion एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, कोई वर्चुअल कंप्यूटर जो है उसको आप एक फिजिकल होस्ट से दूसरे फिजिकल होस्ट सर्वर पे क्या कर रहे, मूव करा रहे हैं, और विदाउट शटिंग डाउन, और उसमें जो सर्विस चल रही है वो बिना इंटरप्ट हुए आपके एक फिजिकल सर्वर से दूसरे फिजिकल सर्वर पे क्या हो जा रही है, मूव कर जा रही है। तो दिस इज नोन एज लाइव माइग्रेशन, ठीक है। तो लाइव माइग्रेशन एक प्रोसेस है, लाइव माइग्रेशन, और इस लाइव माइग्रेशन को प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए दैट इज vMotion, ठीक है। तो vMotion is VMware's technology that enables a virtual computer to be moved from one physical host server to another,
ठीक है, while it is running and with no interruption in service। तो मैंने जैसा कि बताया कि आपके एक सर्वर से, फिजिकल सर्वर से दूसरे फिजिकल सर्वर पे जब आप किसी वर्चुअल मशीन को बिना शटडाउन दिया, बिना उसकी सर्विस को इंटरप्ट किए एक लोकेशन से दूसरे हार्डवेयर सर्वर पे इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है, या स्विच कर देते हैं, तो दिस इज possible by vMotion technology and the process is known as live migration। लाइव फॉर कि आपने इसको टाइम डाउन नहीं दिया है, और माइग्रेशन पर आपने उसको एक फिजिकल होस्ट से दूसरे फिजिकल होस्ट सर्वर पे स्विच भी करा दिया है। तो दिस इज द एग्जांपल फॉर वर्चुअलाइजेशन लाइव माइग्रेशन। तो यहाँ से देखिए, ये एक सर्वर है, ये दूसरा सर्वर है। यहाँ पे किसी वीएम को इस वाले सर्वर से इस वाले वीएम सर्वर पे हमें क्या कराना, मूव कराना है, ठीक है। तो ये देखिए आप, है ना, ये दोनों सर्वर पे जो भी वर्चुअल मशीन है वो एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं, जो है माइग्रेट हो जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज स्नैपशॉट। व्हाट इज स्नैपशॉट? तो स्नैपशॉट क्या है? पहले तो हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी, ये वी मोशन। नेक्स्ट इज स्नैपशॉट्स। तो स्नैपशॉट से आप क्या समझते हैं? तो स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है कि सपोज डैट यू हैव इंस्टॉल्ड अ फ्रेश मशीन ऑफ लाइनेक्स। आपने किसी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन आपने उठाया, सपोज यू आर गोइंग टू इंस्टॉल अ वर्चुअल मशीन यूजिंग रेड हैट लिनक्स का यूज कर रहे हैं या फिर सेंटोस का यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपने बना लिया। अब आप क्या है कि उस मशीन का स्नैपशॉट का मतलब कि आप क्या करते हैं कि उसमें कुछ चेंज करेंगे, उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो आपको लगता है कि आपने इस मशीन में जो चेंज किया या कॉन्फ़िगरेशन किया, सपोज दैट कि बहुत सक्सेसफुली जो है वो नहीं एग्जीक्यूट हो पाया, देन यू हैव रिक्वायर्ड कि आपकी मशीन जो है प्रीवियस स्टेट पे लौट जाती तो अच्छा था, जो फ्रेश स्टेट थी वहां तक पहुंच जाता तो अच्छा था। बिकॉज देयर नाउ दिस टाइम मैनी एंड मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन हैज कॉन्फ़िगर्ड। तो अब इस मशीन में चेंज करने में दिक्कत है। तो व्हेन आप करते क्या हैं कि वो पॉइंट पे, जिस पॉइंट आप मशीन का स्नैपशॉट लेते हैं, सपोज आपने इंस्टॉल किया और उसी वक्त आपने स्नैपशॉट लेके सेव कर दिया, आपने स्नैपशॉट ले लिया। अब क्या है, आपने उस मशीन पे बहुत सारा काम किया, बहुत सारे चेंजेस किए, आपने बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस किए। अब क्या है कि आपको लगता है कि मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन से रिवर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, या सक्सेसफुली नहीं हो पाया, और आपको वापस से क्या चाहिए, फर्स्ट स्टेट वाली मशीन चाहिए। तो स्नैपशॉट की हेल्प से आप जो है क्या करती हैं, फर्स्ट जो फ्रेश मशीन थी जिसका आपने स्नैपशॉट लिया था उस पे आप स्विच कर पाते हैं। तो स्नैपशॉट बेसिकली अ क्विक एंड इजी वे टू सेव अ स्टेट ऑफ अ वर्चुअल machine before you test a patch, software updates or other changes. Clear? So the snapshot preserves the state and data of the VM at the current point in time. तो this is the main term, current point in time। जिस वक्त आप जो है स्नैपशॉट लेते हैं उस वक्त उस मशीन में, ठीक है, जो भी डेटा है या जो भी स्टेट होगा उस मशीन का, वो सभी क्या होता है, करेंट पॉइंट इन टाइम का जो स्टेट और डेटा है वो आपका क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, ठीक है। और when you have required this state, आप इजिली इस स्टेट पे स्विच भी कर पाते हैं। ये सर्वर भी स्नैपशॉट का ही यूज करता है मैम? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम जब भी कोई वर्चुअल, आप भी अपने लैब में, जब अभी लैब हम लोग करेंगे, नहीं, जो एक्चुअल सर्वर है वो भी इसी का यूज करता है। हाँ, इसका यूज करता है ये स्नैपशॉट। हमें एक्चुअली मैं आपको अपने सर्वर जो हमारा है VMware पे जो चल रहे हैं उसका भी मैं आपको दिखाऊंगी कि उस पे हमारी कौन सी मशीनें बनी हैं और कैसे हमने उनका स्नैपशॉट लिया हुआ है, कितने कितने स्टेज पे लिया हुआ है, कब कब लिया हुआ है, ठीक है। और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम स्नैपशॉट पे रिवर्ट भी हो जाते हैं और फिर उसी स्टेट पे जिस पे हमने लिया था वही स्टेट हमें फिर से मिल जाती है उस स्नैपशॉट पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन ये समझिए कि बहुत फंडामेंटल जिसको कहा जाए कि इसके बिना आप जो है सर्वर में बहुत कुछ छूट जाता, वो चीज़ है, वो पार्ट है ये। तो यू कैन क्विकली रिवर्ट द VM। आप अपने VM को वापस आप इस पार्ट पे रिवर्ट भी कर देते हैं।
तो इट इज अ कॉपी ऑफ द वर्चुअल मशीन डिस्क फाइल। बेसिकली होता क्या, ये तो हमने समझ लिया कि स्नैपशॉट का मतलब क्या है, कि जिस टाइम पे स्नैपशॉट लिया वो करेंट पॉइंट इन टाइम का जो इमेज है वो कैप्चर हो गया, या मशीन जो है वो कैप्चर हो गई। तो बेसिकली इट इज द कॉपी ऑफ वर्चुअल मशीन डिस्क फाइल। तो जो वर्चुअल मशीन थी जिसका आपने स्नैपशॉट लिया, उस मशीन के डिस्क फाइल का कॉपी क्रिएट हो गया एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। उस समय पर जिस समय आपने स्नैपशॉट लिया उसी समय पर उस वर्चुअल मशीन की डिस्क की फाइल की कॉपी बन गई। ठीक है, तो स्नैपशॉट प्रोवाइड्स अ चेंज लॉग फॉर द virtual disk and are used to restore a VM to a particular point in time when a failure or सिस्टम। तो सपोज कि आपने कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि मैंने बताया कि कोई कॉन्फ़िगरेशन की वो सक्सेसफुल नहीं हुई एंड देन यू वांट टू स्विच योर प्रीवियस स्टेट, तो आप ऐसा स्नैपशॉट की हेल्प से कर पाते हैं। स्नैपशॉट alone do not provide backup. Next point is network bonding, NIC teaming, ठीक है, और NIC trunking। तो NIC बॉन्डिंग और NIC ट्रंकिंग, ये क्या है, तो नेटवर्क बॉन्डिंग और NIC टीमिंग और NIC ट्रंकिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि मैं बहुत रॉ में बताऊंगी कि पहले क्या, सपोज दैट कि आपकी मशीन है, यू हैव अ सर्वर एंड ऑन दैट सर्वर देयर आर 4 NICs अवेलेबल। आपके उस सर्वर पे 4 NIC जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है, एंड ईच NIC इज प्रोवाइडिंग यू 100 Mbps स्पीड ऑफ नेटवर्क। तो आपको नेटवर्क में वो 100 Mbps हर एक NIC जो है वो आपको की स्पीड जो 100 Mbps है। तो इंडिविजुअल अगर NICs हैं, अलग अलग हैं, वो आपको अलग अलग 100 Mbps की स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नेटवर्क बॉन्डिंग या NIC टीमिंग जो है उसका पर्पस क्या होता है, व्हेन वी कनेक्ट ऑल दीज NICs एंड क्रिएट वन सिंगल इंटरफेस। हम चारों NICs को क्या करें, बाउंड बना दें, ठीक है, और कलेक्ट करके इन चारों को मिला के और जो सिंगल इंटरफेस बने, दैट इज नोन एज NIC ट्रंकिंग। और इससे मिलेगा क्या, 100 Mbps के 4 आपको आउटपुट मिला के कितने Mbps मिलेगा, आउटपुट पे आपको कितने Mbps मिलेगा, 400 Mbps। तो अभी आप इंडिविजुअल NIC से 100 Mbps का आउटपुट ले रहे थे, बट व्हेन वी create NIC teaming or NIC bonding, then we get 400 Mbps speed, ठीक है। तो NIC bonding Trimming is a creation of a single bonded interface by combining 2 or more Ethernet interfaces। तो 2 या 2 से ज़्यादा इंटरफेस को जब आप कंबाइन करते हैं और उससे एक सिंगल आउटपुट निकालते हैं, तो दिस इज नोन एज नेटवर्क बॉन्डिंग। This helps in high availability of network interface and performance improvements on data traffic flow। तो अब ये कैसे, हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो फॉर दिस पर्पस यू कैन सी कि नेटवर्क NIC ट्रंकिंग में आपने अभी क्या किया, जो आउटपुट आपको अलग अलग मशीनों से 100 मिल रहा था, सपोज डैट कि 100 आपका ये आपने इन सबको कनेक्ट किया और सिंगल इंटरफेस लिया, बनाया। तो इसमें हमारा फायदा क्या होगा, तो पहले तो आपने देखा कि आपको जो ट्रैफिक फ्लो की स्पीड है या जो आपका डेटा स्पीड जो है वो आपको हायर मिल रही है। सेकंड थिंग कि सपोज दैट कि किसी कारण से कोई एक NIC डैमेज हो जाती है, ठीक है, या किसी कारण से उसका जो पर्पस है या जो उसकी फंक्शनिंग है वो स्टॉप हो जाती है, तो भी हमें क्या हो रहा है कि 300 Mbps मिलता रहेगा, फॉल्ट टॉलरेंस मिलता रहेगा, क्योंकि जो डेटा वो लेके आ रहा था वो अभी अकेले का नहीं था, अभी ये सब कंबाइंड है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो हाई अवेलेबिलिटी ऑफ नेटवर्क इंटरफेस दिया गया है वो इसी पर्पस के लिए कि हमें हमेशा डेटा अवेलेबल होता रहेगा। Why use interface bonding? So the 2 important reasons to create an interface bonding are, first, to provide increased bandwidth,
तो आपने ये देख ही लिया कि अभी हम अगर बॉन्डिंग करते हैं 100 Mbps के 4 NICs हैं, तो देन वी विल गेट 400 Mbps स्पीड। ठीक है। सेकेंड, टू प्रोवाइड रिडंडेंसी इन द फेस ऑफ हार्डवेयर फेलियर। अगर आपका हार्डवेयर या NIC कोई फेलियर होती है तो भी आपको रिडंडेंसी मिल जाती है। बॉन्डिंग एग्रीगेट मल्टीपल पोर्ट्स इनटू अ सिंगल ग्रुप। तो बॉन्डिंग के से क्या फायदा हो रहा है कि बहुत सारे अभी बॉन्डिंग का मतलब क्या है, जैसे आपने क्या कि बहुत सारे पोर्ट्स हैं, ठीक है, और सारे जो हैं अलग अलग पोर्ट्स हैं, इन सबको आपने क्या कर दिया, एक ग्रुप में डाल दिया। तो इफेक्टिवली कंबाइनिंग द बैंडविड्थ इनटू अ सिंगल कनेक्शन। तो सारे के सारे बैंडविड्थ जो है एक सिंगल कनेक्शन के थ्रू आपको मिलने लगती हैं। Network bonding create multi-gigabit pipes to transport traffic through the highest traffic areas of your computer. So this is the example of NIC teaming or NIC trunking. तो you can see यहाँ पे 1 Gbps, 1 Gbps, 1 Gbps के 3 NICs फिजिकल NICs अवेलेबल हैं। आपने इन तीनों फिजिकल NICs को कंबाइन किया और बॉन्डेड NIC, आपने इन तीनों की बॉन्डिंग की या टीमिंग की, ट्रंक बनाया। अब ये जो जितने भी अलग अलग पोर्ट से कनेक्टेड होंगे, ये तीनों के तीनों NIC फिजिकल NIC, वो सभी पोर्ट्स जो हैं वो क्या हो गए, ग्रुप में आ गए। ये बॉन्डेड NIC आप देख रहे हैं ना, ठीक है, इसी में वो सबके सब आ गए। ठीक है, और साथ के साथ 1 Gbps, 1 Gbps, 1 Gbps, ये 3 Gbps भी इसके बॉन्डेड NIC के अंदर आ रहा है। देन यू विल गेट 3 Gbps ऑन आउटसाइड। आप आउटसाइड में जो है 3 Gbps का आपको परफॉर्मेंस मिल रहा है। साथ ही साथ कि अगर इनमें से कोई भी NIC किसी कारण से फेलियर हो तो भी ये 2 NIC जो हैं वो आपके जो है फॉल्ट टॉलरेंस को लेके सपोर्ट करेंगे। अब ये नेटवर्क बॉन्डिंग, देन वी विल क्रिएट नेटवर्क बॉन्डिंग एंड कॉन्फ़िगर द नेटवर्क बॉन्डिंग। तो हमारे पास चॉइसेस होती है कि हम किस तरह की नेटवर्क बॉन्डिंग को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यू कैन सी कि मोड, आप कौन से मोड पे अपने बॉन्डिंग को रखते हैं। तो इफ़ यू यूज मोड 0, तो ये मोड का जो पॉलिसी है या इस मोड में जो पॉलिसी लगी होती है, इट इज नोन एज राउंड रॉबिन। ठीक है, तो राउंड रॉबिन पॉलिसी को यूज किया जाता है अगर आप मोड 0 सेलेक्ट कर रहे हैं बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें होता क्या, पैकेट आर सीक्वेंसली ट्रांसमिटेड ऑब्लिक रिसीव थ्रू ईच इंटरफेस 1 by 1। सीक्वेंसली समझ रहे हैं ना, कि अगर 1 पहली NIC से है तो दूसरी से 2 है, थर्ड से 3 है। ठीक है, एक एक करके आ रहा है। फॉल्ट टॉलरेंस, अगर आप ये समझिए कि अगर ये 1 पहली बिट इसके पास है, दूसरी इसके पास है, तीसरी इसके पास है, इन केस अगर ये सेकंड NIC बिकम्स फेलियर, तो क्या पूरा डेटा आपको मिलेगा? ये सेकंड वाला जो बिट लाने का जो रोल था इस NIC का, वो तो पूरा नहीं कर पाएगा, वो फेल हो चुका है, उसके डैमेज्ड है। तो क्या हुआ कि आपको यहाँ पे क्या मिलता है, फॉल्ट टॉलरेंस नहीं मिलता है। क्लियर? लोड बैलेंसिंग, ये तो मिल रही है, लोड बैलेंसिंग है, एक NIC डाउन हो रही है तो आपको स्पीड जो है वो 2 से मैनेज हो जाएगा। एक्टिव बैकअप, तो मोड 1 है, मोड 1 पे अगर आप NIC बॉन्डिंग को रखते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, देन इट इज नोन एज एक्टिव बैकअप। एंड इन दिस टाइप of bonding, one NIC active while another NIC is slow। इस केस में क्या है कि आपकी एक NIC एक्टिव होगी, दूसरी उस वक्त आपकी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही होगी। ठीक है, और जब पहली NIC में कोई प्रॉब्लम आएगी या डाउन होगा तो आपकी दूसरी वाली NIC जो स्लीपिंग मोड में है, जो सो रही थी, वो अब क्या होगी, बैकअप होगी और फिर वो इसको लेके चलेगी। तो यहाँ फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है, यस है, बट लोड बैलेंसिंग मोड 2 एक्सॉन एक्सक्लूसिव और पॉलिसी में है। तो इन दिस मोड द मैक एड्रेस ऑफ द स्लेव NIC इज मैच्ड अप against the incoming request MAC, and once this connection is established, same NIC is used to transmit or receive। तो यहाँ पे जो है ये आपका स्लैब NIC, जो स्लैब कौन सी NIC, ये तीनों स्लैब NICs हैं, ये और ये। ठीक है, ये तीनों NICs जिनको आपने कंबाइन किया, दीज आर नोन एज स्लैब। तो यहाँ पे स्लैब NIC का मतलब क्या है कि वो जिनको कंबाइन किया गया। तो इन दिस मोड द मैक एड्रेस ऑफ द स्लेव NIC इज मैच्ड अप अगेंस्ट द इनकमिंग रिक्वेस्ट मैक एड्रेस। ठीक है, तो
अब क्या है, कोई पैकेट आता है, उस पे जो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस लिखा है और वो एड्रेस आपके इन तीनों में से जिस एनआईसी के भी मैक एड्रेस से मैच करेगा वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, वो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा और वो एनआईसी जो होगी जिसका मैक एड्रेस मैच कर गया है वो आपके डेस्टिनेशन वो आपके डेटा को ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या है, एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और वाले जो नेटवर्क बाउंडिंग के मोड हैं या मोड 2 जो है वो आपको फॉल्ट टॉलरेंस भी देगा एज वेल एज इट विल प्रोवाइड यू लोड बैलेंसिंग। नेक्स्ट इज ब्रॉडकास्ट। तो थर्ड मोड इज ब्रॉडकास्ट और ट्रांसमिशन आर सेंट ऑन ऑल स्लैब्स। तो जो भी ट्रांसमिशन आ रहा है वो सभी का सभी स्लैब्स पे चला जाएगा। तो इसमें फॉल्ट टॉलरेंस यस एंड लोड बैलेंसिंग नहीं। डायनेमिक लिंक एग्रीगेशन, तो इसका पर्पस एग्रीगेटेड एनआईसीज एक्ट एट one NIC which results in a higher throughput but also provides failover in the case data NIC fails. So dynamic link aggregation require a switch that supports IEEE 802.380। इस तरह का एक आपको स्विच की इसमें जरूरत पड़ती है डायनेमिक लिंक एग्रीगेशन के लिए। तो ये आपको दोनों चीज देगी, फेल ओवर तो आप देख ही रहे हैं, साथ के साथ आपका लोड बैलेंसिंग भी प्रोवाइड कराती है। TLB ट्रांसमिट लोड बैलेंसिंग, तो द आउटगोइंग ट्रैफिक इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिपेंडिंग ऑन द करंट लोड ऑन ईच स्लेव इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटगोइंग ट्रैफिक जो है वो डिपेंडिंग ऑन द करंट लोड, जो भी उसका करंट लोड है वो हर एक इंटरफेस पे क्या करेगा, शेयर करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। Incoming traffic is received the current slab. If the receiving slab fails, another slab takes over the MAC address of the failed slab और फिर आपके आगे की ट्रांसमिशन को पूरा करेगा। तो ट्रांसमिट लोड बैलेंसिंग। नेक्स्ट इज एडाप्टिव लोड बैलेंसिंग। तो अनलाइक डायनेमिक लिंक एग्रीगेशन, adaptive load balance does not require any particular switch configuration। इनको किसी switch configuration की जरूरत नहीं होती है। Adaptive load balancing is only supported in x86 environment। तो the receiving packet are load balanced through ARP congestion। ये भी आपको fault tolerance as well as load balancing provide कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्लोन, फुल एंड लिंक क्लोन, ठीक है। तो पहले हम ये समझे व्हाट इज द क्लोन, क्या है क्लोन, ठीक है। तो क्लोन के लिए क्या होता है कि सपोज यू हैव क्रिएटेड अ वर्चुअल मशीन हैविंग सम कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद आपको क्या है कि आपको इन फ्यूचर इसी तरह की एक मशीन की सेम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के साथ, सेम एप्लीकेशन के साथ जो है एक कोई मशीन चाहिए है, ज़रूरत होती है। तो क्लोन मीन्स जो है आप जो पेरेंट मशीन है या जो बेस मशीन है आप उसकी जस्ट एक कॉपी तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो कॉपी तैयार होती है उसमें वो सारी चीजें होती हैं जो कि पेरेंट मशीन के अंदर अवेलेबल हों। तो वो सारे कॉन्फ़िगरेशन, वो सारी सेटिंग्स, वो सारे मतलब हार्डवेयर रिसोर्सेज वगैरह जो भी उसने यूज किया वो सब कुछ आपको एज इट इज क्या मिल जाता है, क्लोन में, ठीक है। तो क्लोन बनाने से हमारा ये होता है कि अगर हमें आगे सेम टाइप ऑफ मशीन क्रिएट करनी है तो हमें अलग से इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम इसी मशीन क्लोन की हेल्प से सेम कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग की मशीन हम क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे बात आती है कि हमारे पास क्लोन कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लोन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लोन, फुल एंड लिंक क्लोन, ठीक है। 2 तरह का क्लोन हम क्रिएट कर सकते हैं, फुल एंड
लिंक्ड क्लोन। तो व्हाट इज फुल क्लोन? तो फुल क्लोन is an independent copy of a virtual machine, ठीक है, that shares nothing with the parent virtual machine after the cloning operation। यानी जब आप एक फुल क्लोन क्रिएट कर रहे हैं, क्लोन बना रहे हैं, तो क्लोन क्या होगा, जब आपका क्लोन क्रिएट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो वो जो क्लोन मशीन बन के तैयार होगी, दैट मशीन इज इंडिपेंडेंट कॉपी ऑफ पेरेंट मशीन। जो आपकी मेन मशीन जिसका आपने क्लोन बनाया है, जिस मशीन का, उस मशीन से इसका कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट कॉपी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉपी होगी। और ये क्लोन बनने के बाद जो है वो अपने पेरेंट मशीन से कुछ भी शेयर नहीं करेगी, ठीक है। तो फुल क्लोन के केस में वर्चुअल मशीन जो है वो एक इंडिपेंडेंट कॉपी है, और ये पेरेंट मशीन के साथ कुछ भी शेयर नहीं करेगा। Ongoing operations of a full clone is entirely separate from the parent virtual machine, ठीक है। तो जो भी आप ऑपरेशन करेंगे वो आपके फुल क्लोन में, जो भी आप अपने वर्चुअल मशीन पे काम करेंगे, वो आपके पेरेंट वर्चुअल मशीन से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो a full clone is an independent virtual machine with no need to मैम एक सेकंड, yes इसमें मतलब आपका डिफरेंस क्या है? हाँ क्योंकि जो आप बता रहे हो क्लोन, तो वो तो एक ही है ना, सिमिलर है वो तो दोनों चीजों में। हाँ, क्लोन मतलब जो बेस मशीन है उसका आपने कॉपी बना के तैयार कर दिया। अब क्या है, जैसे कॉपी आपने बना दिया, तो जब हम लिंक क्लोन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पेरेंट के साथ उसका कनेक्शन बना रहेगा, ठीक है। क्लोन ओके जो है, हाँ, वो सारी चीजें अलग नहीं कर, लेकिन यहाँ पे जब ये फुल क्लोन आप क्रिएट करेंगे, आपसे ऑप्शन पूछा जाता है व्हेन यू विल क्रिएट क्लोन, तो वहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, फुल क्लोन बनाएंगे या लिंक क्लोन बनाएंगे, क्लियर। तो अब जब फुल क्लोन आप बनाएंगे, तो जब आप क्लोन बना देंगे तो बेस मशीन अलग हो गई, उस वो बनी हुई है। जो क्लोन बनेगा वो सेपरेट मशीन है, एक अलग मशीन है। वो अब कोई हार्ड डिस्क की फाइल या कोई कॉन्फ़िगरेशन जो उसमें जो भी हो रहा है पेरेंट के अंदर, वो उसको कुछ भी उससे शेयर नहीं करेगा, वो एक अलग बन के तैयार जाएगा अपनी बेस नहीं मशीन के मैम, साथ। जैसे कि इसमें एप्लीकेशन तो अपनी सारी सेम ही रहेगी ना, जितनी जो भी है। उस, हाँ, जिस समय क्लोन बनाया था उस मशीन का, वो सब रहेंगे, ठीक है। ओके, फर्दर शेयरिंग अलाउड नहीं होगी यस जो भी यस अपने यस हाँ, पेरेंट्स में जैसे होती हाँ, है। आप डिस्क वगैरह जो उसकी वर्चुअल डिस्क वगैरह जो बनती हैं, जो मशीन की, आपकी जो क्लोन मशीन का जो वर्चुअल डिस्क बनेगा, वो क्या होगा, हम्म, वो इंडिविजुअल होगा, वो उस मशीन के साथ, जो बेस मशीन उसके साथ शेयर नहीं रहेगा, उससे कोई इसका लेना देना नहीं और रहेगा, लिंक्ड में अपना लिंक कनेक्टेड में होगा। रहेगा, लिंक में कनेक्टेड रहेगा। तो जहां आप उसमें चेंज करेंगे, तो बेस मशीन में लिंक में भी चेंज होगा, ठीक है। ठीक तो है। लिंक क्लोन इज अ कॉपी ऑफ वर्चुअल मशीन, सेम चीज है। डेट शेयर्स, यहाँ पे ये डिफरेंट हो जाएगा, डेट शेयर्स वर्चुअल डिस्क विद द पेरेंट वर्चुअल मशीन इन एन ऑनगोइंग मैनर। तो यहाँ पे ये शेयर कर लेगा वर्चुअल डिस्क को, जो पेरेंट वर्चुअल मशीन का है, ठीक है। तो दिस conserves disk space and allow multiple virtual machines to use the same software installation। तो यहाँ पे भी एक चीज आएगी आपको, एक टेम्पलेट आप पढ़ेंगे आगे। तो टेम्पलेट क्लोन में क्या डिफरेंस हो जाएगा, तो अब यही देखेंगे आप, यहाँ पे जब देख रहे हैं ना कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, दिस कंजर्व डिस्क स्पेस आपका क्या वो शेयर कर रहा है ना आपके पेरेंट मशीन से। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वर्चुअल मशीन को भी क्रिएट कर सकते हैं लिंक क्लोन वाली मशीन बना के, ठीक है। A link clone must have continued access to the parent। तो ये हमेशा अपने पेरेंट से कनेक्टेड ही रहेगा, लिंक क्लोन वाली जो मशीन होगी। तो विदाउट एक्सेस टू द पेरेंट आ लिंक क्लोन इज डिसेबल्ड, ठीक है। तो अगर आप पेरेंट को हटा देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा कि उसका मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि वहां पे ये सब कुछ जो है उस पेरेंट के साथ इसका कनेक्शन शेयर्ड है। मैम लेकिन उसमें फायदा क्या है? एक तरीके से डुप्लीकेशन ही हो रहा है ना, जो मैं हाँ, यहाँ इसमें पे हम कर रहा क्या हूँ। करते हैं, हाँ हाँ, एक्चुअली जैसे हम मल्टीपल यूजर्स को कोई कॉपी देना चाहते हैं किसी मशीन का, तो लिंक क्लोन उसके लिए हमारे पास एक सही ऑप्शन होता है कि इसके थ्रू अलग अलग क्लोन अगर हम देंगे, तो फिर क्या होता है, जैसे कोई अभी आप जैसे वी लैब हमारा यूज करेंगे, ठीक है। आगे की क्लासेस में जब हम आपको वी लैब देंगे, तो यहाँ पे हम करते हैं कि हम लिंक क्लोन बना के रखते हैं। तो उसमें होता है कि ठीक हमारे है। पास कुछ बेस मशीन्स होती है, और उसको मल्टीपल यूजर्स को हम उस मशीन का क्लोन
जाता है, लेकिन वो सारे जो कनेक्शंस हैं वो सारे कहाँ होते हैं, हमारे बेस मशीन में सेव होते हैं, और यूजर जो इस मशीन को यूज करता है, लेकिन वो डिस्क स्पेस जो शेयर हो रहा है वो हमारे बेस मशीन से ही होता है। मैम ठीक है। सपोज एक्स यूजर है, उसने एक चेंज किया तो वाई एंड जेड यूजर्स में वो अपडेट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट लिंक के केस में? नहीं, अब जैसे क्या है कि आपके उसमें आपका ये जो कॉन्फ़िगरेशन है जो आप चेंज करें वो नहीं चेंज होगा आपका, सिर्फ जैसे कि हम हमारे यहाँ जो VLab आप लोग यूज़ करेंगे तो उसमें आप अपनी मशीन पे कुछ भी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करें, कोई भी काम करेंगे तो उसका इफेक्ट हमारे बेस मशीन पे नहीं आएगा, लेकिन जो है वो ओके, कनेक्ट, हाँ वो चीज़ें बनी रहेंगी, और फिर हम उसको ठीक है, रिवर्ट करा देते हैं, रिवर्ट करा देंगे तो फिर वो अपने फ्रेश स्टेट में आ जाता है। ठीक है, थैंक यू। A link clone is made from a snapshot of the parent. स्नैपशॉट ऑफ द पेरेंट, आप समझ रहे हैं लिंक क्लोन क्या है, अपने पेरेंट का स्नैपशॉट है उस टाइम पे जो आपने उसका जो लिया, एक्सेस लिया। नेक्स्ट इज डिस्क इमेज फाइल VDI। अब ये डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं डिस्क इमेज फाइल के, VDI, VMDK, VHD, HDD। तो अभी काम करते पार्टिसिपेंट्स, हम 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर हम इस टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो नाउ start with disk image. Here you can see there are different types of disk image files are showing VDI, VMDK, VHD and SDD. So first of all we will know about virtual disk. Virtual disk क्या है? तो virtual disk basically are files of or sets of file that appears to the operating system as physical डिस्क। तो आपका जो ये वर्चुअल डिस्क हुआ, ये आपका बेसिकली एक फाइल है या फिर बहुत सारे फाइल्स का कलेक्शन है, ग्रुप ऑफ फाइल्स हैं जो कि करते क्या है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में सेव्ड होते हैं। ठीक है, आपके जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट की है उसकी फिजिकल डिस्क पे ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सेव करके रखता है एज ए फिजिकल डिस्क। ये भी आपकी फिजिकल डिस्क है। बेसिकली है क्या, ये वर्चुअल डिस्क है क्या, तो फाइल और सेट्स ऑफ फाइल है। ठीक है, और दिस कैन बी स्टोर्ड लोकली और रिमोटली। आप इसको चाहे तो लोकली एक्सेस कर सकते हैं इस तरह के डिस्क फाइल को, या फिर आप लोकली एक्सेस करते हैं। तो अगर आप लोग रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं तो रिमोटली एक्सेस में आप वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर रहे हैं कहीं और अदर प्लेस से, और लोकली मीन्स कि आप आपके मशीन पे क्रिएट है वर्चुअल मशीन, आप वहां से एक्सेस कर रहे हैं। तो देयर आर मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल टाइप। तो अलग अलग तरह की आपको फाइल टाइप मिलेंगे। तो जो इसमें आप देख रहे हैं कि आपका VDI, VMDK, VHD एंड HDD, तो ये अलग अलग जगहों पे अलग तरह से ये डिस्क आपकी बनती है। तो डिस्क इमेज फाइल reside on the host system and are seen by the guest system as hard disk of certain geometry when a guest OS reads from or writes to a hard disk। ठीक है, तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में सेव हो जाता है वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क। ये वर्चुअल डिस्क जो है वो फाइल है या सेट ऑफ फाइल्स है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सेव होता है। ठीक है, एंड ट्रीटेड एज अ फिजिकल हार्ड डिस्क। तो Oracle VM VirtualBox redirects the request to the image file. Sorry, when a guest OS reads from or writes to a hard disk, Oracle VM VirtualBox redirects the request to the इमेज फाइल। अगर आप किसी Oracle वर्चुअल मशीन को यूज कर रहे हैं, Oracle VM बॉक्स वर्चुअल बॉक्स को, वहाँ पे कोई मशीन है, जब आप उस मशीन को चेक करते हैं या ओपन करते हैं तो वो उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है जो आप उसको ऑन करते हैं वो रिडायरेक्ट होती है आपकी उस इमेज फाइल पे, और फिर वो जो मशीन है वो आपकी अप होती है। तो वर्चुअल एप्लायंसेस वेंडर्स हैव डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर लेइंग आउट द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अ वर्चुअल मशीन डिस्क इमेज। ठीक है, तो व्हाट इज इंटेल, एक मिनट, तो इसको हम पहले और भी थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, लगता है बहुत डिटेल में नहीं, तो हम इसको और भी समझते हैं, तो क्योंकि इसकी हमें जो है वो अलग अलग जरूरत भी पड़ेगी। तो सबसे पहले वी कैन सी VDI।
तो VDI एक्चुअली जो है वो आपका यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट में वर्चुअल पीसी के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर VMDK आपका जो यूज हो रहा है वो VMware के लिए, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स के लिए वर्चुअल पीसी VMware जो है यूज करते हैं VMware में, वो सभी तरह के वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को यूज करता है। बेसिकली हमारा जो ये अलग अलग है, जैसे VTI है और ये है, तो वर्चुअल बॉक्स जो है वो ये तीनों तरह, ये जो जितने तरह की फाइल आप देख रहे हैं सबको सपोर्ट करता है। और VMware जो है वो आपके VMDK की फाइलों को सपोर्ट करता है, ठीक है। VMDK में आप वर्चुअल मशीन और यूज कर पाते। VHD आपके माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-V वगैरह जब आप यूज करते हैं वहां पे आपका यूज होता है। और HDD तो आप जाने जो आपकी सिंगल जो फाइल है, जो आपकी सिंपल फाइल जो आप हार्ड डिस्क में यूज करते हैं वो आपकी HDD में आती है। तो Oracle VM वर्चुअल बॉक्स जो है वो VTI इमेज को, डिस्क इमेज को यूज करता है। VHD फाइल एक्सटेंशन जो है वो वर्चुअल हार्ड डिस्क टाइप को बताता है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो यूज बाय माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है आपका VMDK यूज किया जाता है आपके VMware में वर्चुअल मशीन जो है जहाँ क्रिएट करते हैं VMware के अंदर, वहाँ पे आप इसको यूज करते हैं VMware वर्कस्टेशन एंड वर्चुअल बॉक्स में। and SDT for hard disk drive. Next is what is Intel VT, ठीक है। तो VT for virtualization technology। तो Intel VT क्या है? तो Intel VT क्या है? सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब हम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करने जा रहे हैं किसी अपने सिस्टम या अपने किसी सर्वर पे या किसी लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, तो ये हमको ये चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या हमारा वो सर्वर है या जो डिवाइस है वो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करा भी रहा है या नहीं। विदाउट virtualization technology supported and no device or no server can be used virtualization। तो हमें Intel VT क्या है? तो Intel VT is Intel company's hardware stands for processors running virtualization platform। ये बताता है कि आपका जो प्रोसेसर है वो आपके वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो Intel VT includes a series of extensions for hardware virtualization. The Intel VT X extensions are probably the best recognized extensions। यहाँ Intel VT के अंदर क्या होता है, बहुत सारे extensions की सीरीज होती है, और अगर हम Intel VT का X एक्सटेंशंस को यूज करें तो वो उसके अंदर वो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, लाइक योर एडिंग माइग्रेशन, प्रायोरिटी एंड मेमोरी हैंडलिंग कैपेबिलिटीज टू अ वाइड रेंज ऑफ इंटेल प्रोसेसर्स। तो बाय कंपैरिजन द VTD extension added virtualization support to Intel chipsets that can assign specific IO devices to specific virtual machines। वाइल द VTC, ये है ना सारे एक्सटेंशन अलग अलग है। तो X के अंदर आपको मैक्सिमम सारे फीचर्स मिलते हैं। D के अंदर आप देख रहे हैं कि इंटेल चिपसेट्स जो कि IO डिवाइसेस के लिए सपोर्ट कराने के लिए बनाए गए उनको यूज करते हैं। वर्चुअल मशीन्स, वाइल द VTC एक्सटेंशंस ब्रिंग बेटर वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट टू IO डिवाइसेस सच एज नेटवर्क स्विचेस। तो इंटेल VTC एक्सटेंशन है जो है वो आपके IO डिवाइसेस और नेटवर्क स्विचेस को वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करने में यूज करते हैं। व्हाट इज AMD? तो ये इंटेल का था एंड दिस इज AMD वर्चुअलाइजेशन। तो AMD, अब ये देख रहे हैं आप ना कि इंटेल चिपसेट के लिए ये डिजाइंड है और ये फॉर AMD। तो इज अ सेट ऑफ हार्डवेयर एक्सटेंशन फॉर द x86 प्रोसेसर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो एडवांस्ड माइक्रो डायनेमिक design the extensions to perform repetitive tasks normally performed by software and improve resources use and virtual machine performance। तो आपका Intel VT हो या AMD भी हो, ये दोनों टेक्नोलॉजीज हैं, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज हैं, जिसके अंदर आपका प्रोसेसर जो है वो वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म में क्या करता है, हार्डवेयर सिस्टम्स के लिए यूज किया जाता है। Next topic is types of virtualization।
full virtualization, para virtualization, hybrid virtualization and OS level virtualization. तो फुल वर्चुअलाइजेशन, इन फुल वर्चुअलाइजेशन वर्चुअल मशीन सिमुलेट्स। अब इसमें क्या है, फुल वर्चुअलाइजेशन को मैं ऐसे समझते हैं कि जो फुल वर्चुअलाइजेशन को यूज करके जो वर्चुअल मशीनें क्रिएट होती हैं, तो वो मशीन्स अपने आप में इनको ये पता नहीं होता है कि ये जो है इनको ये पता होता है कि जो हार्डवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी हार्डवेयर हैं, वो सारा का सारा हार्डवेयर इनके लिए यूज हो रहा है। इनको ये पता होता है कि ये सारा हार्डवेयर मेरे लिए ही यूज हो रहा है, किसी और के साथ मैं शेयर नहीं हूँ। ठीक है। और ये सारी मशीनें अलग अलग तरह से अपने आप को समझते हैं कि ये सारे हार्डवेयर उनके लिए हैं। ठीक है। और आपके पैरा वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि पैरा वर्चुअलाइजेशन में मशीनों को ये पता होता है, जितनी भी वर्चुअल मशीन है उन सबको ये पता है कि वो सिंगल हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, फुल और पैरा वर्चुअलाइजेशन में। कि पैरा वर्चुअलाइजेशन के केस में वर्चुअल मशीन्स आर अवेयर दैट के वे जो हार्डवेयर रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं वो सेम हार्डवेयर को रिसोर्सेज को वो लोग शेयर कर रहे हैं। बट इन द केस ऑफ फुल वर्चुअलाइजेशन वर्चुअल मशीन्स डजंट अवेयर दैट दे आर शेयरिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। उनको ये फील होता है कि ये हार्डवेयर रिसोर्सेज सारा का सारा सिर्फ उनके लिए है। So virtual machine simulates hardware to allow an unmodified guest OS to be run in isolation. There is two types of full virtualization in the enterprise market on both full virtualization type और guest operating system. अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आ रहा है अनमॉडिफाइड गेस्ट। ठीक है। तो हम जब पैरा वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं वहां पे हमें मॉडिफाइड गेस्ट को यूज करना पड़ता है। तो गेस्ट मॉडिफाइड गेस्ट मीन्स कि जैसे सपोज दैट यू आर यूजिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये अनमॉडिफाइड गेस्ट है। ये आपने इंस्टॉल किया, इसको डीवीडी से परचेज किया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और इंस्टॉल किया। ठीक है। लेकिन मॉडिफाइड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करते हैं तो हमें कुछ स्पेशल ड्राइवर्स की जरूरत होती है, जिनके थ्रू ये ड्राइवर्स को जब इंस्टॉल करते हैं तब ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स मॉडिफाइड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो ये पैरा वर्चुअलाइजेशन जो होता है वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्चुअल मशीन्स में यूज हो रहे होते हैं वो मॉडिफाइड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, यानी उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको अलग ड्राइवर्स पे इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है। बट इन द केस ऑफ फुल वर्चुअलाइजेशन यू कैन यूज और वर्चुअल मशीन्स आर यूज्ड अनमॉडिफाइड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके अंदर फुल वर्चुअलाइजेशन में जो आपका वर्चुअल मशीनें हैं वो आपकी अनमॉडिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम को गेस्ट ओएस को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो फुल वर्चुअलाइजेशन में आपका दो तरीके हैं, सॉफ्टवेयर असिस्टेड फुल वर्चुअलाइजेशन एंड हार्डवेयर असिस्टेड फुल वर्चुअलाइजेशन। तो सॉफ्टवेयर असिस्टेड फुल वर्चुअलाइजेशन बाइनरी ट्रांसलेशन को यूज करते हैं। इट completely relies on binary translation to trap and virtualize the execution of sensitive non-virtualizable instruction set। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब फुल वर्चुअलाइजेशन के केस में कि सपोज कोई वर्चुअल मशीन है और उसे कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है। तो वो करती क्या है कि वो फट से वो अपना कोई रिक्वेस्ट जो है वो हार्डवेयर के पास भेजता है। ठीक है। वर्चुअल मशीन अपना रिक्वेस्ट को जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज उसको चाहिए वो हार्डवेयर रिसोर्सेज के पास अपनी इंफॉर्मेशन को भेजता है। तो यहाँ पे जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है वो इनकी इंफॉर्मेशन को रिसीव तो करता है, लेकिन वो डायरेक्ट इनके साथ इंटरेक्ट ना करके ये इनकी रिक्वायरमेंट को क्या करता है, हाइपरवाइजर के पास सेंड कर देता है। ठीक है। हाइपरवाइजर के पास सेंड करता है कि एक जो हार्डवेयर रिसोर्स की डिमांड आई है वो आप तैयार करो। ठीक है। अब क्या है, इसके लिए वो उनको एक ट्रैप इंफॉर्मेशन, एक ट्रैप रिक्वेस्ट सेंड करता है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को कि आप जो है हाइपरवाइजर को कि ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आई, आप इस तरह की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को बना के बताओ। तो हाइपरवाइजर क्या करता है, जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट वर्चुअल मशीन को थी वो
उस हार्डवेयर की एक मशीन बनाता है और क्या करता है, प्रोवाइड करता है वर्चुअल मशीन को और एक इंफॉर्मेशन भेज देता है हार्डवेयर को कि हाँ यस मैंने ये मशीन तैयार कर दी है और जिस मशीन ने डिमांड की थी हार्डवेयर की उसको ये मैंने प्रोवाइड भी कर दिया है। तो ये जो टेक्निक है वो हमारे फुल वर्चुअलाइजेशन में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इस सॉफ्टवेयर असिस्टेड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं वो है हमारे VMware के वर्कस्टेशन, 32-bit गेट्स, वर्चुअल पीसी, वर्चुअल बॉक्स, 32-bit गेट्स एंड VMware सर्वर। तो ये सॉफ्टवेयर असिस्टेड फुल वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। हार्डवेयर असिस्टेड में तो हार्डवेयर असिस्टेड फुल वर्चुअलाइजेशन एलिमिनेट्स द बाइनरी ट्रांसलेशन, यहाँ पे बाइनरी ट्रांसलेशन नहीं होगा एंड इट डायरेक्टली इंटरप्ट्स द विद हार्डवेयर यूजिंग द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। और ये सीधे हार्डवेयर को कॉल करेंगे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के लिए विच हैज बीन इंटीग्रेटेड ऑन x86 प्रोसेसर सिंस 2005। तो कौन कौन सी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, इंटेल VT-X एंड AMD V, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा भी। तो गेस्ट OS's instructions might allow a virtual context execute privileged instructions directly on the processor even though it is virtualized। तो सीधे इंफॉर्मेशन गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है वो प्रोसेसर तक जाएगी और वर्चुअलाइजेशन के थ्रू जो रिक्वायरमेंट है मशीन बनेगी। तो लिस्ट ऑफ हार्डवेयर असिस्टेड फुल वर्चुअलाइजेशन विच फॉल्स अंडर हाइपरवाइजर टाइप 1। ठीक है, तो बेयर मेटल के लिए हम कौन कौन से हार्डवेयर असिस्टेड यूज कर रहे हैं, VMware ESXi, ESX, KVM इन लाइनेक्स मशीन्स, Hyper-V एंड Xen। फुल वर्चुअलाइजेशन के बाद पैरा वर्चुअलाइजेशन। तो पैरा वर्चुअलाइजेशन वर्क्स डिफरेंटली फ्रॉम द फुल वर्चुअलाइजेशन। It doesn't need to simulate the hardware for the virtual machine. The hypervisor is installed, ये hypervisor जो installed है physical server पे, ठीक है, and a guest operating system is installed into the environment। तो hypervisor physical server, उसके ऊपर hypervisor और then guest operating system। तो वर्चुअल गेस्ट अवेयर, जो वर्चुअल गेस्ट मशीनें हैं, जो वर्चुअल मशीनें हैं उनको ये पता है कि वो वर्चुअलाइज्ड हैं और जो भी वो हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो होस्ट मशीन का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, अनलाइक द फुल वर्चुअलाइजेशन वेयर द गेस्ट डजंट नो दैट इट हैज बीन वर्चुअलाइज्ड। उनको ये पता होता है फुल वर्चुअलाइजेशन में वर्चुअल मशीनों को कि ये सारा हार्डवेयर जो है वो हमारे लिए है। ठीक है, तो वो हार्डवेयर किसी और के लिए भी है, इसके बारे में फुल वर्चुअलाइजेशन में अवेयरनेस नहीं होती है मशीनों को। बट इन द केस ऑफ पैरा वर्चुअलाइजेशन ऑल वर्चुअल मशीन्स आर अवेयर दैट दे आर शेयरिंग फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ होस्ट मशीन, कि वो फिजिकल होस्ट मशीन के फिजिकल रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं। तो इन दिस वर्चुअलाइजेशन मेथड गेस्ट सोर्स कोड विल बी मॉडिफाइड with sensitive information to communicate with the host। तो यहाँ पे गेस्ट सोर्स कोड को मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन के साथ, जिससे कि वो होस्ट के साथ कम्युनिकेट कर पाए। तो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर एक्सटेंशंस टू मेक API कॉल्स टू द हाइपरवाइजर। तो जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो API कॉल्स के थ्रू हाइपरवाइजर से कॉन्टेक्ट करते हैं एंड देन हाइपरवाइजर जो है उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। So in full virtualization, guests will issue a hardware calls, but in para virtualization, guest will directly communicate with the host hypervisor using the drivers। ठीक है, full virtualization में क्या है, गेस्ट विल इशू ए हार्डवेयर कॉल। यहाँ पे हार्डवेयर कॉल मैंने कहा ना, आपका एक कॉल भेजेगा हार्डवेयर जो है वो ट्रैप के थ्रू हाइपरवाइजर को बताएगा कि जो वर्चुअल मशीन बनी हुई है वो मुझसे कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है उसकी, वो मुझसे डिमांड कर रहा है। तब वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइजर उस हार्डवेयर को प्रोवाइड कराएगा और वर्चुअल मशीन तक जाएगा और उसकी एक इंफॉर्मेशन हार्डवेयर को भी बताएगा कि मैंने जो आपने टास्क दिया था उसको मैंने परफॉर्म किया है।
ठीक है। लेकिन आपके पैरा वर्चुअलाइजेशन के केस में क्या है कि पैरा वर्चुअल मशीन को जो भी कॉल करनी है वो सीधे हाइपरवाइजर तक भेजेगा, हाइपरवाइजर उसको हार्डवेयर तक भेजेगा और उसके बाद फिर गेस्ट मशीन तक अवेलेबल होगा। तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच सपोर्ट्स पैरा वर्चुअलाइजेशन आर Zen, IBM, LPR, Oracle VM for Spark, Oracle VM for x86 OVM। तो ये जो है ये पैरा वर्चुअलाइजेशन को ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वर्चुअल डिस्क प्रोविजनिंग। टाइप्स ऑफ वर्चुअल डिस्क प्रोविजनिंग, तो ये अभी हमने देखा कि वर्चुअल डिस्क हमारी अलग अलग तरह की हैं। जैसे ओरेकल वीएम बॉक्स हम ओरेकल का यूज़ कर रहे हैं तो VDI है, VMware का यूज़ कर रहे हैं तो VMDK है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम माइक्रोसॉफ्ट का हाइपरवाइजर यूज़ कर रहे हैं दैन VHD यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग तरह के वर्चुअल डिस्क फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। तो अब हम प्रोविजनिंग की बात करते हैं कि वर्चुअल डिस्क प्रोविजनिंग है क्या। तो व्हेन वी क्रिएट वर्चुअल डिस्क, जब हम कोई मशीन क्रिएट कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी हार्ड डिस्क भी क्रिएट होती है। तो जो हार्ड डिस्क क्रिएट होती है, जो वर्चुअल डिस्क क्रिएट होती है, वो उसको क्रिएशन, उसका जो क्रिएशन है उसकी क्या प्रोविजन होती हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्क प्रोविजन। तो ये तीनों जो आपको देख रहे हैं, थिक प्रोविजन, लेजी जीरो, थिक प्रोविजन, ईगर जीरो एंड थिन प्रोविजन, तो ये तीनों प्रोविजन आपको इस तरह से VMware के केस में दिखेंगे, ठीक है। अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग तरह का जो है वो प्रोविजन यूज किया जाएगा, अलग अलग नाम से जाना जाएगा, बट पर्पस जो है वो सेम होता है। तो फर्स्ट वी विल एक्सप्लेन थिक प्रोविजन, लेजी जीरो, ठीक है। तो थिक प्रोविजन, लेजी जीरो को अगर आप फॉलो करके डिस्क क्रिएट करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट डिस्क स्पेस है। अगर आप कोई भी प्रोविजन सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका ये प्रोविजन सेलेक्टेड होता है, थिक प्रोविजन, लेजी जीरो। तो यहाँ पे क्या है, स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द वर्चुअल डिस्क इज अलोकेटेड ड्यूरिंग क्रिएशन। सपोज यू आर गोइंग टू क्रिएट 50 GB हार्ड डिस्क फॉर अ वर्चुअल मशीन। आप एक वर्चुअल मशीन बनाने जा रहे हैं जिसको आप 50 GB का स्पेस देते हैं। तो अगर आप थिक प्रोविजन, लेजी जीरो को यूज कर रहे हैं तो ये क्या करता है कि इसके लिए जो आप स्पेस दे रहे हैं वो स्पेस 50 GB का क्रिएशन के टाइम पे ही एलोकेटेड हो जाता है। तो द स्पेस इज जीरोड ऑन कमांड ऑन द फर्स्ट राइट फ्रॉम द वर्चुअल मशीन। और ये स्पेस जो है वो भरना कब से शुरू होगा, जीरोड होना कब से शुरू होगा, जब पहली बार आप उस वर्चुअल मशीन पे राइट करने लगेंगे, ठीक है। तो आप जो स्पेस आपने उस 50 GB का दिया है वो पहले पूरी तरीके से अलॉट हो जाएगा उस वर्चुअल मशीन के लिए, ठीक है। और जब उस मशीन पे आप फर्स्ट टाइम राइट करेंगे तो जो जीरोड है वो फर्स्ट टाइम राइट करने के टाइम पे शुरू होगा। तो अ वर्चुअल मशीन डिस्क दैट इज क्रिएटेड एज 10 GB will consume 10 GB of space on the data store, ठीक है, regardless of the actual disk uses in the guest operating system, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आपका जो भी आपने 10 GB अलॉट किया है किसी वर्चुअल डिस्क के लिए, तो वो सारा का सारा 10 GB जो है वो डेटा कंज्यूम कर लिया जाएगा। आप दे देंगे 10 GB, रिजर्व कर लेगा, अपने पास रख लेगा, ठीक है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल डिस्क इज यूज इन द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और यूज कब होगा, जब आप उस पर फर्स्ट टाइम राइट करेंगे। थिक प्रोविजन, ईगर जीरो, तो यहाँ पे ये क्या है, द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द वर्चुअल डिस्क इज, ये आपके डिस्क स्पेस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो एलोकेटेड टाइम पे ही ये ले लेगा। जब डिस्क आप क्रिएट करेंगे उसी टाइम पे ये पूरा स्पेस ले लेगा। स्पेस इज जीरो आउट व्हेन द डिस्क इज क्रिएटेड, और वो जो डिस्क के जीरो हैं वो डिस्क क्रिएशन के टाइम पे ही
क्या होते हैं, बनने लगते हैं। तो ये ज़्यादा टाइम लेता है, यानी इस प्रोविज़न को अगर आप यूज़ करते हैं तो जो डिस्क क्रिएट होती है, डिस्क क्रिएशन का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन परफॉर्मेंस क्या है कि इसकी जो लेजी जीरोड वाले से है उससे थोड़ी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो दिस स्पेस इज जीरोड आउट। मैम वो डे 3 के बाद आपने जो है PDF शेयर नहीं किया है तो वो आज कर दीजिएगा। हेलो। तो पार्टिसिपेंट तो ये हमारा क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ प्रोविजन, थिक प्रोविजन, लेजी जीरो, दिस इज द डिफॉल्ट डिस्क टाइप। स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द वर्चुअल डिस्क इज एलोकेटेड ड्यूरिंग क्रिएशन, जैसा आपका थिक प्रोविजन, सॉरी, लेजी ईगर जीरोड में भी आपका डिस्क क्रिएशन के टाइम पे ही आपका जो वर्चुअल डिस्क का स्पेस है वो एलोकेट हो जाता है। बट जो जीरोड आउट होने का, द स्पेस इज जीरो आउट, जो स्पेस है वो जीरोड आउट कब होगा, जब आपका डिस्क क्रिएट होना शुरू होगा उसी समय पे। जबकि इसमें क्या था, जब फर्स्ट टाइम राइट किया जाता था तो जीरोड आउट होता था। तो यहाँ पे क्या है कि जो डिस्क क्रिएट हो रही है वो टाइम ज्यादा लेगी, क्योंकि साथ के साथ जीरोड आउट भी इसमें होता जा रहा है। ठीक है, तो बट देयर इज अ परफॉर्मेंस इंक्रीजेस, तो जीरो आउट होता जा रहा है तो इससे टाइम तो ज्यादा लेगा, बट तो परफॉर्मेंस इस डिस्क की जो क्रिएट होगी, जो डिस्क क्रिएट होगी उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। सिंस द जीरोइंग प्रोसेस डजंट हैपन एट रन टाइम, a virtual disk that is created at 10 GB will consume just 10 GB of space on the data store. ठीक है, regardless of the actual disk usage in the disk operating system. Some advanced vSphere features such as fault tolerance require that you use this disk drive. अब ये लास्ट थर्ड थिन प्रोविजन, तो यहाँ पे आपको ये समझना है, जैसे सपोज वी आर गोइंग टू एलोकेट 50 GB स्पेस फॉर वर्चुअल डिस्क, तो 50 GB आपने दे तो दिया, बट आपका 50 GB जो है वो पूरा कैप्चर नहीं होगा। जैसे जैसे आप डेटा इसमें जीरो आउट करते जाएंगे, जैसे जैसे आप इसमें डेटा भरते जाएंगे, वो जो है उस हिसाब से आपका डिस्क का साइज बनेगा। तो अगर आपने इफ यू क्रिएट अ 10 GB वर्चुअल डिस्क एंड प्लेस 3 GB ऑफ डेटा, आपने 10 GB के स्पेस जो है हार्ड डिस्क के लिए निकाला है, लेकिन अगर आप उस 10 GB में सिर्फ 3 GB का डेटा है, तो क्या होगा, ओनली द 3 GB ऑफ स्पेस ऑन द डेटा स्टोर विल बी यूज। तो डेटा स्टोर जो है वो सिर्फ 3 GB को यूज करेगा, 10 को नहीं। और बाकी के जो दो आपने अभी पहले वाले पढ़े, लेजी जीरो और ईगर जीरो, तो वहां पे क्या था कि वो 10 GB को ही डेटा स्टोर से पहले कैप्चर कर लेगा। लेकिन थिन में क्या है कि जैसे जैसे आप साइज बढ़ता जाएगा उस हिसाब से फिर डेटा स्टोर से ये स्पेस लेता जाएगा। ठीक है, तो 10 GB कैप्चर्ड नहीं होगा, 10 GB आपने अलॉट तो कर दिया है, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें डेटा भरते जाएंगे वो डेटा स्टोर से जो है वो स्पेस लेता जाएगा। ठीक है, so note that although the size will increase as required, it will not shrink if files within the guest operating systems are deleted. So thin provision disk have the lowest performance of the 3 disk types. ठीक है, इन सब में सबसे लोवेस्ट परफॉर्मेंस है, बट
अगर आप ऐसे डेटा स्टोर में हैं जहाँ पे आपको डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी को भी ध्यान रखना है, तो दिस टाइप ऑफ प्रोविजन इज बेस्ट। वहाँ पे क्या है, आप 10 GB दे तो देते हैं, लेकिन वो 10 GB पूरा पूरा डेटा स्टोर से एट ए टाइम नहीं कैप्चर करता है। एज पर डिमांड, जैसे जैसे उसकी डिमांड होती जाएगी, जैसे जैसे उसकी स्टोरेज बढ़ता जाएगा, रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, और उससे डेटा स्टोर से लेता जाएगा। So these are the 3 types of provisioning, virtual disk provisioning. So types of virtual disk provisioning: type thick provision, lazy zero, creation time fast, block allocation fully pre-allocated, पहले ही आपने 50 GB दिया या फिर 10 GB दे दिया स्पेस, वो fully pre-allocated हो जाता है। Zeroing occurs when each block is first written to. जीरोइंग प्रोसेस कब होगा, जब फर्स्ट ब्लॉक इज को राइट किया जाएगा। थिक प्रोविजन ईगर जीरो, क्रिएशन टाइम स्लो है, क्योंकि यहाँ पे आपका जब डिस्क क्रिएट होता है वहीं पे इसकी जीरोइंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। ब्लॉक एलोकेशन फुल्ली प्री एलोकेटेड है, इसमें भी आप 10 GB या 50 GB जो भी स्पेस देंगे वो प्री एलोकेटेड होगी। थिन प्रोविजन फास्टेस्ट, ये आपका क्रिएशन टाइम क्या है, सबसे तेज आपकी डिस्क इसी में क्रिएट होगी, लेकिन आपका एलोकेशन क्या होगा, ऑन डिमांड, मतलब जैसे जैसे आपकी डिमांड होगी, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, डेटा स्टोर से ये स्पेस लेता जाएगा, भले ही आपने इसके लिए 10 GB या 50 GB एलोकेट कर रखा है। तो अकर्स व्हेन ब्लॉक आर एलोकेटेड। तो ईगर जीरो, थिक प्रोविजन डिस्क आर द बेस्ट for performance and security, but require enough free storage space and take a lot of time to be created. Lazy zero, thick provision disk are good for their short creation times, but they do not provide as much as speed as eager zero. ठीक है? Now, before installing VirtualBox or VMware player, तो हमें अगर इफ वी आर गोइंग टू इंस्टॉल VirtualBox और VMware प्लेयर, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू इनेबल CPU वर्चुअलाइजेशन फीचर्स। तो CPU वर्चुअलाइजेशन फीचर्स में हम इंटेल VT या AMD V को चेक करते हैं कि क्या हमारे डिवाइस पे वो इनेबल्ड है भी नहीं, है कि नहीं। Next, first you need to enable hardware virtualization feature on your CPU central processor unit, such as Intel VTX or AMD V in UEFI BIOS of your physical computer. BIOS में जाके आप ये सेटिंग चेक कर सकते हैं, और वैसे आज के टाइम पे जो भी हमारे BIOS हैं, जो डिवाइस आ रहे हैं, उनमें ये फीचर इनेबल्ड ही होता है। Otherwise, if you run 64-bit guest operating system, you can get the error VTX is not available. और अगर आपने ये इनेबल नहीं है आपके BIOS में, तो आपको ये ऐसी एरर्स आती हैं। If Hyper-V is installed on your Windows machine, uninstall Hyper-V before installing VirtualBox. ठीक है? Otherwise, Hyper-V will block hardware virtualization extension needed by VirtualBox to run VM. तो अगर आपके सिस्टम में Hyper-V इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो आपको VirtualBox आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो देन यू हैव टू अनइंस्टॉल Hyper-V, आपको Hyper-V को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये डाउनलोड लिंक है, आप इस पे डाउनलोड कर सकते हैं VirtualBox को, लेकिन जो है ये आप VirtualBox की ये लिंक हम आपको WhatsApp पे भी पेस्ट कर देंगे पार्टिसिपेंट्स। और दूसरी चीज की अब हम थोड़ा सा लैब करके देखेंगे कि हम कैसे किसी वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट होती हैं, ये जो हमने क्लोन पढ़ा या स्नैपशॉट्स पढ़े, ये कैसे बनते हैं। ठीक है, तो हम जब तक अपना सेटअप तैयार करते हैं, तब तक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, 2 to 3 minutes।